जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग साਰਿਆਂ ਨੂੰ भाई, गुड इवनिंग की हाल चाल जी? वधिया सारे तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया है सारी? बच्चा कह रहा है बहुत बढ़िया सर, आप सुनाओ क्या हाल चाल है? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ जी। आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, आपकी दुआएं हैं, बहुत सारा प्यार है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है जी। पहले फटाफट से बताओ जी, क्या मेरे जवान, क्या मेरे फैमिली के बच्चे लाइव आ चुके हैं जी? क्योंकि मैं तो आ चुका हूँ लाइव, अब आप आते हो लेट। ओ माई गॉड, लाइव आ चुके हैं। एक तो आते ही ना पहले एक काम क्या करो, लाइक ठोक दिया करो। बच्चा कह रहे लाइक ठोक देते हैं सर, हमें लग रहा है लाइक का बटन ना टूट जाए किस दिन। यूट्यूब वाले कहें कि विवेक सर के बच्चों ने लाइक का बटन ही तोड़ दिया, हमें तो ये लग रहा है कि हमारे घर मेल ना आ जाए। नहीं आता नहीं आता, पहले ना लाइक का बटन ठोक दिया करो, उसके बाद फिर क्लास अटेंड करेंगे जी। लो जी, कई बच्चे आना स्टार्ट हो चुके हैं जी। आकाश क्या हाल चाल है? नहीं, प्रियंका, आयुष, जानवी, मुस्कान जी, फटाफट से ऐसा करो, पहले सारे ग्रुप में मैसेज कर दो, तुरंत तुरंत मैसेज कर दो, क्योंकि आज की हमारी रिवीजन क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज जो हमें आर्टिकल करने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल करने हैं, और वो सारे के सारे आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। सर पहली दो रिवीजन क्लास एक तरफ, आज की रिवीजन क्लास एक तरफ। आज की रिवीजन क्लास में जो भी आर्टिकल करेंगे ना, मैं कंफर्म कह रहा हूं आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनेगा, बस ये पर ध्यान देना जी, ठीक है। और आज की रिवीजन क्लास में कोई बच्चा चैट बॉक्स में ना बिना बात की बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि आज हमें सारे आर्टिकल बहुत डिटेल में रिवाइज करने हैं, अच्छे समझने हैं, विद एग्जाम्पल समझने हैं, सारी बातें बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करेंगे, ये बात ध्यान रखना जी। बच्चा कह रहा है पिंक कलर के बच्चे, ओ माई गॉड, मेरा बच्चा, मेरा नोनू, मेरे सोनू, पिंक कलर के बच्चे कह रहे हैं। आकाश गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून नालायक कौन लिख रहा है? गुड आफ्टरनून नहीं हो गई है, गुड इवनिंग हुई है। एक बच्चा कह रहा है गुड नाइट, मैं तो सो रहा हूं, नालायक हो आप। चलो जी, फटाफट से एक बार सारे बच्चे जितने भी हैं, लो जी, वो नजर वट्टू आ गए हैं, बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, उन्होंने स्टार्टिंग से अपना डिसलाइक करना स्टार्ट कर दिया, तो उनको बाहर निकाल के सारे बच्चे पहले लाइक ठोक दें अपना, उसके बाद फिर आराम से रिवीजन क्लास करेंगे जी। ख्याति क्या हाल चाल है जी? साक्षी, कितु, आयुषी, नेहा, प्रियंका, सभी के हाल चाल बढ़िया है जी। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इधर देखो ध्यान से जी, अब इधर देखो ध्यान से, और ये फटाफट से 1 मिनट में रिवीजन क्लास स्टार्ट करने जा रही है जी। बच्चा कह रहा है सर क्या लग रहे हो आज आप तो, ओ माय गॉड, बढ़िया लग रहा हूं, नजर ना लगा देना नालायक को। बच्चा कह रहा है हमारी नजर से तो आप और बढ़िया लगोगे, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। चलो जी, जितने बच्चे अब लाइव आ चुके हैं, जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं, एक बार फटाफट से बताओ जी, क्या हम रिवीजन क्लास स्टार्ट कर सकते हैं जी? अप्रोक्सीमेट 1100 बच्चे लाइव बैठे हैं, मेरी फैमिली के 1100 बच्चे इस टाइम लाइव बैठे हैं, क्या हम रिवीजन क्लास स्टार्ट कर सकते हैं? बच्चा कह रहा है फ्रूटी लेकर आया हूं, मैं फ्रूटी भी लेकर आया हूं, मैं आज काजू भी लेकर आया हूं, बादाम भी लेकर आया हूं, और सब कुछ लेकर आया हूं, ठीक है जी। आज मैं पूरी फैमिली को लंगर, बाद में ना हमारा क्लास के बाद लंगर होगा आज, ठीक है, पूरी लंगर की सेवा मैं करूंगा, टेंशन मत लो। छोले पूरी का प्रसाद मिलेगा आज, मैया का जगराता, दर्शन पाएंगे, आएगी शेरों वाली माता, दर्शन पाएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना जी, ठीक है जी, सब कुछ मिलेगा जी आज, आप बिल्कुल टेंशन मत लिया करो। रिवीजन क्लास के एंड में हमने लंगर लगा देना यहाँ पे आज, सबको फ्रूटी, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ मिलेगा जी। चलो जी, हाँ, पार्ले जी मिलेगा, चॉकलेट मिलेगी, सब मिलेगा। मैंने एक करियाने की दुकान वाला बुला लिया है, उस करियाने की दुकान पे जो भी सामान होगा मैं पूरी फैमिली को देके जाऊंगा, बस ये पर ध्यान देना जी। एक बच्चा कह रहा है सर 35A BB क्लियर कर दो, नालायक जीएसटी की रिवीजन क्लास है, इनकम टैक्स की रिवीजन क्लास स्टूडेंट दरबार में है, उसको इनकम टैक्स को वहां पे देखेंगे जी, अभी हम बात कर रहे हैं जीएसटी की। लो जी, इधर देखो ध्यान से जी, अब जितने बच्चे सामने बैठे हैं जी, अब जितने बच्चे सामने बैठे हैं, अप्रोक्सीमेट 1300 बच्चे आ चुके हैं। अब धीरे धीरे बच्चे और जुड़ते रहेंगे, क्योंकि अभी कई लोग खाना खा रहे होंगे, फिर वो खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकलेंगे ना, तो फिर जो बच्चे टहलने के लिए आएंगे वो फटाफट से यहाँ पे अब जुड़ जाएंगे, ठीक है जी। इधर सुना ध्यान से जी, अब कोई बच्चा बातचीत नहीं करेगा, एक बार चैट बॉक्स तो बंद कर दो। सबकी हाय हेलो मेरे पास आ चुकी है, सबकी हाय हेलो मेरे पास आ चुकी है, हाय हेलो गुड इवनिंग सत श्री अकाल, सबको सत श्री अकाल जी। अब यहाँ पे ध्यान देना जी, अब हमें रिवीजन क्लास स्टार्ट करनी है। अब यहाँ पे कोई बच्चा बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि आज की रिवीजन क्लास जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन क्लास है, बस ये बात ध्यान देना जी। और आज हमें कई नए आर्टिकल करने हैं, और वो ऐसे आर्टिकल हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। इधर सुना ध्यान से, इधर देखो, अब यहाँ पे जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं सर,
अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने चैट बॉक्स में अपनी चैटिंग करनी बंद कर दी है, या फिर मैं अपनी कसम दूं, क्योंकि आप मेरी कसम लेने के बाद ही बंद करते हो। ठीक है, मैं अपनी कसम दूं या पहले बंद कर दोगे? बच्चा कह रहे नहीं नहीं सर अपनी कसम मत दो, हमने पक्का चैटिंग बंद कर दी है, चाहे आप चैटिंग बॉक्स देख लो, हम यहाँ पे चैटिंग नहीं कर रहे, आराम से बैठ के पढ़ाई करेंगे, जब आप कहोगे पार्टिसिपेट करें तभी पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, चलो इधर सुना ध्यान से। अब एक बार ना फटाफट से लास्ट क्लास की रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में जो भी हमने अभी तक आर्टिकल कंप्लीट किए एक बार फटाफट से रिवाइज करवाता हूं, फिर आज की क्लास में जो भी हमें आर्टिकल रिवाइज करने हैं उसकी डिस्कशन अभी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है नी, इधर देखो ध्यान से, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 की रिवीजन हमने स्टार्ट की थी। अब अगर मैं चैप्टर नंबर 2 की बात करूंगा, याद करो चैप्टर नंबर 2 हमारा किसका था? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके अंदर मैंने कहा था कि हमारे सिलेबस में जो भी टेक्स्ट होंगे या तो वो सेंट्रल लेवल के होंगे या वो स्टेट लेवल के होंगे। अब जो भी टेक्स्ट आपके सेंट्रल लेवल के होंगे या स्टेट लेवल के होंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि उसको बनाने वाला कौन है, पावर कहां से मिलेगी, इंडिया में पावर कहां तक होगी, वो सारी की सारी बातें हमारी इंडिया के संविधान में लिखी हुई थी। पूरी क्लास मुझे आंसर देगी थी इंडिया के संविधान को बनाने वाला कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इफेक्टिव डेट क्या थी? 26 जनवरी 1950। इंडिया के संविधान की यूनिकनेस कह रही, सबसे बड़ा संविधान हमारे इंडिया का है, इसमें 448 आर्टिकल हैं और हमारे टोटल कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल हैं। 448 में से मैंने कहा था टोटल 18 आर्टिकल हमारे सिलेबस में कवर होंगे, एक शेड्यूल हमारे सिलेबस में कवर होगा। अब कौन कौन से आर्टिकल हमारे सिलेबस में कवर होंगे इसकी लिस्ट आपके सामने थी। इसमें कौन कौन से आर्टिकल हम कंप्लीट कर चुके हैं एक बार वो देखते हैं। जो बैलेंस आर्टिकल होंगे आज की रिवीजन क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। अब अभी तक हमने आर्टिकल नंबर 245 कंप्लीट कर लिया, आर्टिकल नंबर 246 हमने कंप्लीट कर लिया, आर्टिकल नंबर 248 हमने कंप्लीट कर लिया जी, आर्टिकल नंबर 254 हमने कंप्लीट किया, आर्टिकल नंबर 265 हमने कंप्लीट किया, आर्टिकल नंबर 270 हमने कंप्लीट किया, आर्टिकल नंबर 271, ये सारे के सारे आर्टिकल हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार जो भी आर्टिकल हमने कंप्लीट किया ना, एक बार फटाफट से उसकी रिवीजन करा दो सर। अब अगर मैं आर्टिकल नंबर 245 की बात करूंगा, पूरी क्लास मुझे आंसर देगी चैट बॉक्स में। याद करो आर्टिकल नंबर 245 किसका था? एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, दैट इज आर्टिकल नंबर 245। मेरा पूरी क्लास आंसर देगी। अगर आर्टिकल नंबर 245 की बात करूंगा सर, आर्टिकल नंबर 245 क्या बताता है कि पार्लियामेंट को जिस मैटर पर भी लॉ बनाने की पावर होगी, वो पावर इंडिया में कहां तक होगी, वो सारी बातें 245 में। स्टेट असेंबली को जिस मैटर पे लॉ बनाने की पावर होगी, वो स्टेट में कहां तक होगी, वो सारी बातें 245 में। अब 246 ये बात कहता है कि किस मैटर पर पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर है, किस मैटर पर स्टेट असेंबली को लॉ बनाने की पावर होगी, वो सारी की सारी बातें 246 में लिखी। बट अगर मैं सब्जेक्ट मैटर की बात करूंगा वो 246 का मैटर होगा। अगर मैं एक्सटेंट की बात करूंगा वो सारी बातें आपकी 245 के अंदर आती हैं। फिर आर्टिकल नंबर 248 ये बात कहता है कि अगर कोई मैटर तीनों लिस्ट में कहीं पर भी कवर नहीं होगा, उस मैटर पर लॉ बनाने वाली पार्लियामेंट होगी। लिस्ट नंबर 1 की एंट्री नंबर 97 से लॉ बनेगा, बस ये बात ध्यान दो। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है सर, इंडिया के संविधान में कितनी लिस्ट आती है? 3 लिस्ट होंगी। कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट होगी, स्टेट लिस्ट होगी, कॉन्करेंट लिस्ट होगी। यूनियन लिस्ट पे लॉ बनाने वाली कौन होगी? पार्लियामेंट होगी। स्टेट लिस्ट पे कौन होगी? स्टेट असेंबली होगी। लिस्ट 3 पे कौन होगी? पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली दोनों लॉ बनाने वाले होंगे, और जहां दोनों लॉ बनाने वाले होंगे प्रिवेल कौन करेगी? पार्लियामेंट, दैट इज आर्टिकल नंबर 254। फिर आर्टिकल नंबर 265 ये बात कहता है कि अगर किसी भी मैटर पर टैक्स लगाना है या टैक्स कलेक्ट करना है, बिना एक्ट के ना तो वो लगेगा और ना ही वो कलेक्ट होगा। मुझे फटाफट सोच के बताना सर, अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूंगा, इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स एक्ट बना हुआ है, जीएसटी के लिए टोटल मिला के 35 एक्ट पास हुए हैं, तब कहीं जाकर जीएसटी बने। और कस्टम में आपके 2 एक्ट हैं, तो कस्टम एक्ट 1962 और एक कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, ये सारी की सारी बातें 265 में है। तो 265 सिंबल्स ये बात कहता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, दैट इज आर्टिकल नंबर 265, जो लास्ट क्लास में रिवाइज कर चुके हैं। उसके बाद आर्टिकल नंबर 270 हमने रिवाइज किया था। याद करो आर्टिकल नंबर 270 में था कि जो भी आपके सेंट्रल लेवल के टैक्स होंगे जो यूनियन लिस्ट में कवर होंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, बट उसमें कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलेगा, दैट इज आर्टिकल नंबर 270। अच्छा, 270 में एक पॉइंट मैंने और कहा था कि सीजीएसटी जो होगा ना, उसका रिवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, बट उसमें से भी कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। ये आर्टिकल नंबर 270 की अमेंडमेंट हमने की थी। फिर आर्टिकल नंबर 271 हमने किया कि जो भी आपके सेस होंगे, जो भी आपके सरचार्ज होंगे, उसको लगाने की पावर किसके पास होगी? पार्लियामेंट के पास होगी, दैट इज आर्टिकल नंबर 270। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी, याद करो इनकम टैक्स में हमारे सेस कौन से होते हैं? एजुकेशन सेस 4% से लगेगा। जीएसटी की बात करूंगा, जीएसटी में कौन से होंगे? आपका कंपनसेशन सेस होगा, जो 3% से लेके 290% तक लगेगा, दैट इज आर्टिकल नंबर 271। तो ये सारे आर्टिकल हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किए थे। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं। अब आप में से काफी सारे बच्चों के ना लास्ट क्लास में मेरे पास डाउट आए थे। एक बच्चा ये बात कहता सर, एक ना जो आपने आर्टिकल नंबर 270 समझाया था ना, एक तो उस आर्टिकल नंबर 270 में हमें थोड़े से डाउट आ रहे हैं, हमें वो सीजीएसटी वाला पॉइंट समझ में नहीं आया।
और एक जो आपने इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई बताया था कि कहां पे कौन सा जीएसटी लगेगा, उसमें थोड़े से हमारे डाउट आ रहे हैं कि अगर यूटी से यूटी के बीच में सप्लाई की, दोनों सेम यूटी होंगी, अलग अलग यूटी होंगी, उस केस में क्या करेंगे, वहां थोड़े से डाउट हैं। तो पहले मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूं, उसके बाद आपके जो भी नए आर्टिकल होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे, यह बात ध्यान देना चाहिए। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं सर, अब एक बार यहां पे चेक करना, आपके सामने यहां पे एक पीडीएफ मैंने ओपन की है, और अगर मेरी पूरी फैमिली का बच्चा, सर जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, अगर इस पीडीएफ को देख लोगे ना, मैं कह रहा हूं एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से बन जाए, मेरी फैमिली का बच्चा गलती नहीं करके आएगा। बट अगर बीच में बातचीत करोगे, बीच में बिना बात की स्माइली भेजोगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। कसम है आपको, अब मेरी कसम आपको है कि अगर आपने यहां पे चैटिंग की, आपने इस पीडीएफ को यहां पे ध्यान देना चाहिए। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं सर, एक बात मैंने सोच के बताओ, आपकी टोटल मिला के, मैंने कल भी कहा था आपकी 8 यूटी आती हैं, आपकी टोटल मिला के कितनी यूटी होंगी, 8 यूटी होंगी। एक तो यूटी कौन सी होगी, लद्दाख होगी, एक आपकी दिल्ली होगी, एक अंडमान निकोबार होगी, एक पुडुचेरी होगी, एक लक्षद्वीप होगी, और दादरा नगर हवेली और दमन एंड दियो, अब ये कंबाइन हो चुकी हैं, चंडीगढ़ होगी और जेएनके होगी। अब याद करो, मैंने कल भी कहा था जो आपकी 8 यूटी होती है ना, उस 8 यूटी के 2 टुकड़े होंगे, आपकी 3 यूटी अलग होंगी, 5 यूटी अलग होंगी। क्या मेरी पूरी क्लास आंसर दे सकती है? जो आपकी 3 यूटी होंगी उसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, और बाकी क्या होंगी, यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। अब जो विद लेजिस्लेचर वाली होंगी उसको हम क्या मानेंगे, डीम्ड स्टेट मानेंगे। वो कौन कौन सी होंगी, दिल्ली होगी, पौंडीचेरी होगी और जेएनके होगा। ये 3 यूटी ऐसी होंगी जिसको जीएसटी में स्टेट मानते हैं, और बाकी जो भी यूटी होंगी उसको यूटी ही मान के जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। बस ये बात ध्यान दो। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है सर, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि एक पर्सन ने लद्दाख से लद्दाख के बीच में सप्लाई की है, सर सोच समझ के आंसर बोलना। अगर लद्दाख से लद्दाख के बीच में सप्लाई की है तो सेम यूटी के बीच में सप्लाई की है, तो दैट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस में यूटी जीएसटी, ये हमारा आंसर निकल के आएगा। अच्छा, अगर मान लो लद्दाख से यूटी के दिल्ली के बीच में सप्लाई की है, अब अगर लद्दाख से दिल्ली में सप्लाई की होगी, लद्दाख एक, बोलो बोलो फटाफट से, लद्दाख एक स्टेट है या लद्दाख एक यूटी है? लद्दाख एक यूटी है और दिल्ली भी एक यूटी है, बट दिल्ली को क्या मानते हैं, डीम्ड स्टेट मानते हैं। तो अगर वो यूटी है और ये डीम्ड स्टेट है, तो यूटी से स्टेट में सप्लाई करोगे, दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई, उस केस में क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। तो अगर लद्दाख से दिल्ली में सप्लाई की होगी, इस केस में क्या लगेगा जी, आईजीएसटी। उसके बाद मुझे आंसर दो, अगर अंडमान से सप्लाई की है पौंडीचेरी में, अगर अंडमान से आपने पौंडीचेरी में सप्लाई की है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी, अंडमान क्या है, यूटी है, पौंडीचेरी क्या है वो यूटी, बट जीएसटी के लिए क्या मानते हैं, स्टेट मानते हैं। तो अगर यूटी से स्टेट में सप्लाई की होगी तो क्या बनेगा, इंटर स्टेट सप्लाई, उस केस में क्या लगेगा जी, आईजीएसटी लगेगा। तो यहां पर भी एप्लीकेबल क्या हो जाएगा जी, आईजीएसटी। ये बात क्लियर है। उसके बाद जी, अगर लक्षद्वीप से, सोच समझ के बोलना, अगर लक्षद्वीप से दमन एंड दियो में सप्लाई की है, अगर लक्षद्वीप से दमन एंड दियो में सप्लाई की है, दमन एंड दियो भी क्या है, यूटी है, लक्षद्वीप भी क्या है, यूटी है, और अगर यूटी से यूटी के बीच में सप्लाई करोगे बट दोनों यूटी अलग अलग यूटी होंगी, दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई, उस केस में भी क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। अब सोच समझ के बोलना जी, अब सोच समझ के बोलना। मैं थोड़ा सा यहां पे आपको जूम करके दिखाता हूं। अगर आपको यहां पे 2 बॉक्स अलग अलग दिख रही हो सर, ये आपका दादरा दमन है और ये दादरा नगर, ध्यान सुनना जी, ये आपका दमन एंड दियो है और ये दादरा नगर है, ये दोनों आपकी अलग अलग यूटी हैं। अब ये हैं ये दोनों अलग अलग यूटी, बट अब क्या हो चुकी हैं, कंबाइन हो चुकी हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, अगर मान लो दमन एंड दियो से दादरा नगर हवेली में सप्लाई की, आंसर देना सर, अगर दमन एंड दियो से दादरा नगर हवेली में सप्लाई की, वैसे अलग अलग यूटी हैं बट अब ये कंबाइन हो चुकी हैं, तो अगर आपस में सप्लाई करोगे, दैट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस में यूटी जीएसटी। आप में से कई नालायक बच्चे होंगे जो एग्जाम में गलती करके आएंगे, बट मैं चाहता हूं वो बच्चा मेरी फैमिली का नहीं होना चाहिए सर। मैं दोबारा बोल रहा हूं, वो बच्चा मेरी फैमिली का नहीं होना चाहिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया अमेंडमेंट में से, पहले बातें करोगे आप, पहले बातें करोगे, मैं कह रहा हूं बातें छोड़ दो सर, आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एग्जाम में दिखा दूंगा कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो प्लीज बातचीत नहीं करनी, मुझे फटाफट से आंसर दो जी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि दादरा नगर से दमन एंड दियो में सप्लाई की, अब ये दोनों सेम यूटी हैं, तो अगर सेम यूटी में सप्लाई की होगी, क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस में यूटी जीएसटी। अच्छा, उसके बाद अगर मान लो जेएनके से जेएनके के बीच में सप्लाई की है, अब अगर जेएनके से जेएनके के बीच में सप्लाई की है तो जेएनके क्या बन गया, डीम्ड स्टेट, और अगर जेएनके से जेएनके के बीच में सप्लाई होगी तो सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये क्या बन चुका है, डीम्ड स्टेट बन चुका है। और अगर जेएनके से चंडीगढ़ के बीच में सप्लाई की है तो वो आपकी डीम्ड स्टेट है या आपकी यूटी है, क्या लगेगा, इंटर स्टेट सप्लाई, उस केस में क्या लग जाएगा जी, आईजीएसटी। ये सारी बातें आपकी निकल के आती हैं। तो ये स्पेशली आपके लिए
ये स्पेशली आपके लिए मैं इंडिया का मैप लेके आया था ताकि मेरी फैमिली के बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे बताओ जी, मैं एक बार आपके चैट पढ़ रहा हूँ, अब मुझे बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं सबके मैसेज पढ़ रहा हूँ जी, अब मुझे बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मजा आ गया? इस डायग्राम से मजा आ गया जी? अब गलती तो नहीं करोगे एग्जाम में? बच्चा कह रहा है सर कमाल हो गई, सर कमाल हो गई, नज़ारे आ गए जी। बच्चा कह रहा है नहीं सर कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया, जबरदस्त समझ में आ गया, बहुत बढ़िया जी, जबरदस्त। अब यहां तक कोई डाउट तो नहीं आएगा? पक्का पक्का आगे बढ़ सकता हूं। मेरी फैमिली के इस टाइम 2000 फैमिली के बच्चे सामने बैठे हैं, उम्मीद करूंगा 2000 के 2000 बच्चों को ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आ चुका है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है जी? आगे बढ़े। लो जी इधर सुना ध्यान से। अब अभी गेम खत्म नहीं हुई सर, अभी गेम खत्म नहीं हुई, अगला डायग्राम आपके सामने एक और है, इधर देखो ध्यान से। अब ये अगला डायग्राम जो है ना सर, ये अगला डायग्राम है स्टेट का। ऊपर वाला डायग्राम क्या था जी? वो सारा डायग्राम यूटी का था, ये डायग्राम स्टेट का है। अब इस स्टेट वाले डायग्राम को देख के मुझे आंसर देना जी, इस स्टेट वाले डायग्राम को देख के मुझे आंसर देना। एक बात मैंने सोच के बताना जी, अगर मान लो आपने राजस्थान से राजस्थान के बीच में सप्लाई की है, अब अगर आपने राजस्थान से राजस्थान के बीच में सप्लाई की है, दैट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी। अच्छा अगर राजस्थान सप्लाई की गुजरात में, सोच समझ के बोलना, अगर गुजरात से राजस्थान में या राजस्थान से गुजरात में सप्लाई की है, दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई, उस केस में क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। ये बात क्लियर है? अच्छा अगर राजस्थान से सप्लाई की है उत्तर प्रदेश में, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है सर, अगर यूपी से आपने सप्लाई की है राजस्थान में, दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई, उस केस में क्या लगेगा जी? आईजीएसटी लगेगा। अच्छा अगर यूपी से आपने सप्लाई की है नेपाल में, अब देखो आप गलती करोगे जी, आपने यूपी से सप्लाई की है नेपाल में, सर नेपाल क्या है? बच्चा कह रहे नेपाल इंडिया में ही आता है, नेपाल मेरे ख्याल से इंडिया में आता है, नेपाल इंडिया में आता है या अलग कंट्री है? अलग कंट्री है। अब सोच समझ के बोलना सर, अगर आपने यूपी से नेपाल में सप्लाई की है, इसको क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट बोलेंगे। मैंने कल भी कहा था जीरो रेटेड सप्लाई, उस केस में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे बाबू, मेरे बैंगनी, मेरे मेहरून कलर के बच्चे, एक बात मुझे बताओ, यूपी आपकी स्टेट है, नेपाल आपकी कंट्री है। अब अगर यूपी से नेपाल में सप्लाई करोगे तो यूपी इंडिया में है, इंडिया से इंडिया में बाहर सप्लाई की है, दैट इज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट वाले केस में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, जीरो रेटेड सप्लाई, यहां पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा अगर नेपाल से, ध्यान सुना, अगर नेपाल से आपने बिहार में सप्लाई की है, अगर नेपाल से आपने बिहार में सप्लाई की है, तो नेपाल आउटसाइड इंडिया से इंडिया में सप्लाई की है, फिर क्या बन गया? इंपोर्ट। उस केस में क्या लगेगा? आईजीएसटी, दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई। बस ये बात ध्यान देना। तो अगर मैं इंडिया से नेपाल में सप्लाई करूंगा, एक्सपोर्ट है, उस केस में कोई भी जीएसटी नहीं है। और अगर नेपाल से इंडिया में सप्लाई करूंगा, इंपोर्ट है, उस केस में आईजीएसटी की बातें होंगी। ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। उसके बाद एक और, अगर यूपी से आपने सप्लाई की है मध्य प्रदेश में, अगर यूपी से मध्य प्रदेश में सप्लाई की है, दूसरी स्टेट हो गई इंटर स्टेट सप्लाई। अगर मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश में सप्लाई की है, दोनों सेम स्टेट में है, इंट्रा स्टेट सप्लाई, दैट इज सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी। और अगर बिहार से चाइना में सप्लाई की है, हेलो हनी, अगर बिहार से चाइना में सप्लाई की है तो क्या हो गया? एक्सपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट वाले केस में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, दैट इज जीरो रेटेड सप्लाई। ये सारे पॉइंट आपके निकल के आते हैं। उम्मीद करूंगा अब जो इंडिया की डेफिनेशन में आपको डाउट थे, अब यहां पे डाउट आपको होने नहीं चाहिए जी, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या ये वाला डायग्राम भी क्लियर हो गया जी? मैं एक बार आपके मैसेज पढ़ लूँ जी, क्या ये डायग्राम भी क्लियर हो चुका है? बच्चा कह रहा है सर मजा आ गया, ये दोनों डायग्राम जो आपने दिखाए हैं ना, वाकई कमाल हो गया, कमाल हो गया ना। अब कोई डाउट तो नहीं है? अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इसमें से, तो उम्मीद करूंगा अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ सकते हैं, पक्का पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है? लो जी अब जाके ना जो इंडिया की डेफिनेशन थी उसमें कहां कहां पे कौन सा जीएसटी लगेगा, वो सारी बातें हम यहां पे कर चुके हैं जी, वो सारी बातें हम यहां पे कंप्लीट कर चुके हैं। इधर देखो ध्यान से। अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना, अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद, ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद एक बच्चे का डाउट था, सर आर्टिकल नंबर 270 में डाउट आ रहा है। एक बार फटाफट से जो भी आपका आर्टिकल नंबर 270 में डाउट था रही उसको कंप्लीट करते हैं। आर्टिकल नंबर 270 याद करो जी, आर्टिकल नंबर 270 याद करो। मैंने कहा था जो भी टैक्स होंगे जो आपके यूनियन लिस्ट में होंगे जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, फिर वो आगे स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आर्टिकल 270 में जो भी टैक्स आपके यूनियन लिस्ट में होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं, फिर वो स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यूनियन लिस्ट में कौन कौन से टैक्स हैं सर? एक हमारा इनकम टैक्स है, एक हमारी कस्टम ड्यूटी है, कुछ केस में एक्साइज ड्यूटी भी है। ये तीनों टैक्स जो हैं अभी आपके यूनियन लिस्ट में हैं। इसका कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, बट उसमें कुछ हिस्सा वो स्टेट गवर्नमेंट को भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। बट यहां पे कई बच्चों को ये डाउट आया था
कि सर आपने कल कहा था कि सीजीएसटी जो है उसका रेवेन्यू भी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, वो हमें समझ में नहीं आया था। पहले मुझे ये बताओ, जो सीजीएसटी है क्या वो लिस्ट 1 में है? आंसर इज नो। सर मैंने पहले भी कहा था सीजीएसटी और एसडीएसटी जो जीएसटी है ना तो वो किसी लिस्ट में है और ना ही वो किसी एंट्री में। और अगर सीजीएसटी लिस्ट 1 में नहीं है तो आर्टिकल नंबर 270 इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो यूनियन लिस्ट में होंगे उसी टैक्स पर आर्टिकल 270 लगेगा और किसी पर नहीं लगेगा। बट याद करो मैंने कहा था सर जब इंडिया में जीएसटी नहीं आया था, एक बात सोच के बोलना, जब इंडिया में जीएसटी नहीं आया था तो उससे पहले इंडिया में 17 तरह के टैक्स थे, जिसमें 9 टैक्स आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, 8 आपके स्टेट गवर्नमेंट के थे। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जो 8 आपके स्टेट गवर्नमेंट के थे वो पहले भी स्टेट गवर्नमेंट के थे, बाद में भी स्टेट गवर्नमेंट के हैं, उसका रेवेन्यू पहले भी स्टेट गवर्नमेंट का था, आज भी स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो 9 टैक्स पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, जब वो 9 सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे ना उस टाइम वो लिस्ट 1 में होंगे, और अगर वो लिस्ट 1 में होंगे उसका रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता होगा और फिर वो आगे स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट होता होगा। अब क्या वो 9 टैक्स इंडिया में हैं या खत्म हो चुके हैं? सर वो तो खत्म हो चुके हैं, और अगर वो 9 टैक्स खत्म हो चुके हैं उसकी जगह पर अब क्या आ चुका है? सीजीएसटी। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जब उन 9 टैक्स का रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को मिलता था, सर रट के मत चलना, मैं दोबारा बोल रहा हूं, रटने वाले बच्चे ध्यान दे जी, अगर वो रटने की कोशिश कर रहे हैं मैं कोशिश करूंगा आप रटो मत। जो 9 टैक्स पहले होते थे लिस्ट 1 में, अब वो 9 टैक्स खत्म हो चुके, सीजीएसटी आ चुका है। अब अगर वो 9 टैक्स होते उसमें कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिलता, अब वो 9 खत्म हो चुके हैं, वो सीजीएसटी आ चुका है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या सीजीएसटी का रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है? क्या उसमें से कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आंसर इज यस, मिलना चाहिए। बस यही बात आर्टिकल 270 में लिखी है। आर्टिकल 270 सिंबल से ये बात कह रहा है कि जो यूनियन लिस्ट में होंगे वो तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जो सीजीएसटी होगा उसका रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, बट वो भी स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट होगा। बस ये बात ध्यान दो। अब आपके मन में कई डाउट चल रहे होंगे, सर रेशो क्या होगी? वो प्रैक्टिकली रेशो आपकी अलग अलग होती है, जिस स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होती है उसके बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो हमारे एग्जाम का मैटर नहीं है। बट इतनी बात ध्यान रखना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है कि सीजीएसटी क्या स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट होता है, आंसर इज यस। एज पर आर्टिकल नंबर 270 सीजीएसटी का रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता जरूर है, बट वो स्टेट गवर्नमेंट को भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। बस ये बात ध्यान दो। तो ये अब जाके आर्टिकल 270 के जो भी डाउट्स थे आई थिंक क्लियर हो चुके हैं। अच्छा, आपके मन में डाउट आ रहा होगा यूटी जीएसटी का क्या होता है? सर यूटी जीएसटी का रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, यूटी जीएसटी का रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और वो यूटी में ही यूज होगा। मतलब अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूंगा, अगर मैं अंडमान निकोबार की बात करूंगा, लक्षद्वीप की बात करूंगा, दादरा दमन की बात करूंगा, जो इसका रेवेन्यू है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट सारा पैसा यूटी में ही लगाती है। बस ये बात ध्यान देना, उसका अलग से अकाउंट होता है, वो सारा पैसा यूटी फंड में डाल देते हैं और जब रिक्वायरमेंट यूटी में होगी तो सारा पैसा यूटी जीएसटी का उस यूटी में लगेगा। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। और अगर सीजीएसटी की बात करूंगा, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, उसमें कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये बात ध्यान देना चाहिए। तो फाइनली अब जाके जी आपके जो भी डाउट्स थे मेरे ख्याल से यहां तक कंप्लीट हो जाते हैं। अब आर्टिकल 270 में अगर कोई डाउट नहीं है तो बताओ जी। नालायक एक बच्चा कह रहा है सर आप बीएड में अच्छे लगते हो। मैं बीएड में अच्छा लगता हूँ, मैं क्लीन शेव में अच्छा लगता हूँ, या मैं कैसे अच्छा लगता हूँ? नालायक को ये बातें बाद की हैं, पहले यहाँ पे ये देखो कि हम समझ क्या रहे हैं। और मैं पहले कह दूं मैं स्ट्रेट हूँ, नालायक मैं स्ट्रेट हूँ, कैसे अच्छा लगता हूँ? ये तो आप मेरे को ऐसा लग रहा है लाइन मार रहे हो। हाय सर, एक बार सीटी मार रहा है, कह रहा सर ऐसे। नालायक इधर देखो ध्यान से, पढ़ने के लिए आए हो, बच्चा कह रहा है किस में अच्छे लगते हो, किस में अच्छे नहीं लगते? सब में अच्छे लगते हैं सर, सब में अच्छे लगते हैं। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई होगी बस। लोरी बच्चा कह रहा है सर अब कोई डाउट नहीं है, ठीक है जी। बच्चा कह रहा है क्रिस्टल क्लियर है। लोरी अब यहां तक मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है जी। बच्चा कह रहा है सेस, नहीं, ध्यान रखना, सेस का पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होता है। सेस का रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, सेस का रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। तो फाइनली अब जाके लास्ट क्लास के आपके जो भी डाउट थे ना वो सारे डाउट्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूं जी आज की क्लास। अब मैं उम्मीद करता हूं मेरी पूरी फैमिली अब यहां पे ध्यान देगी जी। आने वाले जो भी हमारे 40 से 50 मिनट है ना, आज के जो हमने 3 आर्टिकल करने हैं और तीनों आर्टिकल नए आर्टिकल हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, तो प्लीज आप अब बातचीत नहीं करोगे और सारे बच्चे यहां पे ध्यान देनी। इधर देखो, पहले सीधे होके बैठो, बिल्कुल बिल्कुल सीधे होके बैठो। नालायक कैसे बैठे हो? बिल्कुल सीधे होके बैठो। चलो इधर सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी।
अब जो आज हमें आर्टिकल करने हैं ना, आज हमें आर्टिकल करने हैं, एक तो आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए, 269 कैपिटल ए, 279 कैपिटल ए, और जो अदर अमेंडेड आर्टिकल छोटे छोटे आर्टिकल हैं वो सारे आर्टिकल कंप्लीट करके ये चैप्टर आज हम फाइनली पैकअप कर देंगे। अब इन आर्टिकल को कंप्लीट करने से पहले ना, ये आर्टिकल सारे के सारे नए आर्टिकल हैं जो जीएसटी आने की वजह से इंसर्ट हुए हैं। इधर सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इन आर्टिकल को समझने से पहले, ये सामने एक बच्चा बैठा है, हाँ आपकी बात कर रहा हूं, बच्चा हंस रहा है, आपकी बात कर रहा हूं। बच्चा कह रहा है सर मेरे मन में एक डाउट आ रहा है, मेरे मन में ये डाउट है कि जो जीएसटी की वजह से गवर्नमेंट ने नए आर्टिकल इंसर्ट किए भाई 246 ए, 269 ए और 279 कैपिटल ए, ये तीनों आर्टिकल गवर्नमेंट ने इंसर्ट क्यों किए? मतलब क्या जीएसटी हमारा लिस्ट 1 से नहीं आ सकता था? क्या जीएसटी एंट्री 97 से नहीं आ सकता था? और जीएसटी लिस्ट 1 में क्यों नहीं है? और अगर मान लो दोनों गवर्नमेंट को लेके आना था तो वो लिस्ट 3 से ले आते। पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि तीनों लिस्ट में क्यों नहीं है। सर एक बात मैंने सोच के बताओ, अभी मैंने आपको बताया था कि जीएसटी आने से पहले टोटल मिला के आपके 17 तरह के टैक्स थे, जिसमें 9 सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, 8 आपके स्टेट गवर्नमेंट के थे। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 9 टैक्स खत्म किए और स्टेट गवर्नमेंट ने 8 खत्म किए, तो हमें ऐसी लिस्ट चाहिए थी जहां पे दोनों गवर्नमेंट को बराबर पावर हो जीएसटी लेके आने की। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हम जीएसटी लेकर आएंगे क्योंकि नया टैक्स है, हम लेकर आएंगे। राहुल गांधी जी ने बोला ऐसे कैसे तुम लेके आ जाओगे, मैं जीएसटी लेके आऊंगा, मैं जीएसटी लेके आऊंगा। मोदी जी ने बोला यार बेकार की बातें मत करो, तुम कहां से जीएसटी लगाओगे? उसने कहा साहब 8 टैक्स हमारे खत्म हो रहे हैं। मोदी जी ने कहा 9 टैक्स हमारे भी खत्म हो रहे हैं। तो राहुल गांधी ने बोला भैया ठीक है, अगर 9 तुम्हारे खत्म हो रहे हैं, 8 हमारे खत्म हो रहे हैं, तो ऐसा करो फिर दोनों मिलकर जीएसटी लेके आते हैं। ऐसा करो दोनों मिलकर जीएसटी लेके आते हैं। अब अगर दोनों मिलकर जीएसटी लेकर आएंगे तो मोदी जी ने बोला ठीक है ऐसा करते हैं, फिर लिस्ट 3 में डाल देते हैं। भाई लिस्ट 3 में जो मैटर होंगे वहां दोनों को लॉ बनाने की पावर होती है, ऐसा करते हैं जीएसटी लिस्ट 3 में डाल देते हैं। अच्छा राहुल गांधी खुश हो गया, राहुल गांधी कह रहा है घर जाके मम्मी को, मम्मी मजा आ गया, मम्मी मजा आ गया, लिस्ट 3 में ना जीएसटी आएगा, लिस्ट 3 में जीएसटी आएगा, देखो हाई फाई करो, मैंने मोदी साहब को बना लिया, दोनों मिलकर जीएसटी बनाएंगे। अब जब राहुल गांधी जी घर पहुंचे, उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला भाई साहब क्या कर रहे हो कि लिस्ट 3 में दोनों गवर्नमेंट को लॉ बनाने की पावर तो है, बट अगर कल दोनों में कंफ्लिक्ट हो गया तो फिर पार्लियामेंट प्रिवेल कर जाएगी, और अगर कल पार्लियामेंट प्रिवेल कर गई फिर फायदा ही क्या हुआ तुम्हारे लॉ बनाने का? उन्होंने सोचा यार बात तो सही है, भाई बात तो बिल्कुल सही है, भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई मैटर लिस्ट 3 में आ गया और अगर दोनों ने ही लॉ बना दिया फिर तो पार्लियामेंट प्रिवेल कर जाएगी अगर कंफ्लिक्ट हो गया, आर्टिकल नंबर 254। तो राहुल गांधी जी ने बोला अब क्या करें? उन्होंने कहा जाके बोलो उनको कि भैया ऐसे नहीं होगा, लिस्ट 3 से जीएसटी नहीं आएगा। एक नालायक बच्चा कहता सर राहुल गांधी इतनी लड़ाई क्यों कर रहे हैं? आर्टिकल नंबर 248 यूज करके, आर्टिकल 248 में लिखा है कि अगर कोई मैटर कहीं पर भी कवर नहीं होगा तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, लिस्ट नंबर 1 की एंट्री 97 से बनाएगी। अब ऑब्वियस सी बात है जब बी आर अंबेडकर ने संविधान लिखा होगा तो उस टाइम जीएसटी उन्होंने किसी भी लिस्ट में नहीं लिखा होगा, और अगर कोई मैटर किसी भी लिस्ट में नहीं है तो अभी आपने कहा था 248 एप्लीकेबल हो जाएगा। मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे टमाटरी कलर के बच्चे, एक बात मुझे बताओ, मैं यहां पे 248 एप्लीकेबल कैसे कर दूं? क्योंकि 248 में पावर किसको है? पार्लियामेंट को। और अगर पार्लियामेंट ने ही जीएसटी बनाना होता फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो 8 टैक्स खत्म किए हैं वो 8 टैक्स खत्म कैसे करती? मतलब कहना पता क्या चाह रहा हूं सर, हमें ऐसी लिस्ट चाहिए थी और ऐसी एंट्री चाहिए थी जहां दोनों गवर्नमेंट को पावर हो जीएसटी का लॉ बनाने की। अब ऐसी एंट्री संविधान में थी नहीं सर, ऐसी एंट्री संविधान में थी नहीं, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया? इंडिया का संविधान अमेंड किया। इस कारण से संविधान अमेंड हुआ क्योंकि पूरे संविधान के किसी भी आर्टिकल में और किसी भी लिस्ट में, किसी भी एंट्री में यह कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ था कि दोनों को बराबर पावर होगी जीएसटी की, इसलिए संविधान अमेंड हुआ। और मेरी फैमिली, पूरे विश्व के महाज्ञानी मेरे सामने बैठे हैं, पूरे विश्व के महाज्ञानी मेरे सामने बैठे हैं, सोच समझ के आंसर देना। याद करो मैंने क्लास में भी कहा था कि जब संविधान अमेंड हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 122 आया था, और फिर जब वो एक्ट बना दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101 बना। मतलब बिल नंबर 122 था, एक्ट नंबर 101 था। अब बच्चा कहता है सर ऐसा कैसे हो गया? भाई बिल नंबर अलग था, एक्ट नंबर अलग था। ऐसा इसलिए हुआ, मैंने लॉजिक क्लास में आपको बताया था, क्योंकि इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट जीएसटी को लॉ को लेके आने थी ना, गवर्नमेंट वेट नहीं कर सकती थी। मतलब जीएसटी का बिल 122वें नंबर पे खड़ा था, गवर्नमेंट ने कहा भाई तुम पहले आ जाओ। जैसे कई बार क्या होता है, मान लो हम वैक्सीन लगवाने के लिए गए, एक बुजुर्ग अंकल जो हैं वो पीछे खड़े हैं काफी। अब बुजुर्ग अंकल ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते ना, तो आप कई बार क्या बोलते हो, अंकल जी आप ना आगे चले जाओ, आप पहले वैक्सीन लगवा लो, कोई बात नहीं हम तो यहां पे खड़े हो जाएंगे, आपको दिक्कत ना आ जाए। अब वही सेम जीएसटी के साथ हुआ, 122वें नंबर पर जीएसटी खड़ा था।
122वें नंबर पर जीएसटी खड़ा। अब जीएसटी देख रहा था कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा कब आएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा हेलो हेलो अंकल जी आप आगे आ जाओ, आप पहले इंजेक्शन लगवा लो, आपका 101वां नंबर है। तो जब एक्ट पास हुआ दैट इज 101, और मेरी पूरी क्लास जानती है सर 8 सितंबर 2016, ये डेट आपको याद करनी है सर। 8 सितंबर 2016 को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास हो गया था जब हमारा जीएसटी आया था जी। तो इंडिया के संविधान के अमेंडमेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बन सकता है सर। बिल नंबर क्या था 122, एक्ट नंबर क्या था 101, बस ये पर ध्यान देना। तो फाइनली जब ये 101 एक्ट बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 3 आर्टिकल नए इंसर्ट किए गए, 246A, 269A और 279 कैपिटल ए। ये तीनों आर्टिकल उस संविधान के अमेंडमेंट एक्ट में है, बस ये बात ध्यान दो। बच्चा कहता है सर अब जाके समझ में आया फाइनली कि हाँ, कि अब जाके हमें समझ में आ गया कि जीएसटी पुराने आर्टिकल में क्यों नहीं है और पुरानी लिस्ट में क्यों नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो जी, अब ये सारी बातें तो समझ में आ गई भाई जीएसटी से रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से हैं। बट मेरे मन में एक डाउट आ रहा है, मेरे मन में ना घबराहट पैदा हो रही है। मेरे को ना ये समझ नहीं आ रहा गवर्नमेंट जीएसटी लाई क्यों, जबकि ये डाउट आपका होना चाहिए। और देखो कई बच्चों को आ भी रहा है डाउट, कई बच्चे कह रहे हैं सर हाँ हमारे मन में ना ये डाउट आ रहा है कि जीएसटी गवर्नमेंट लेकर ही क्यों आई। मतलब ऐसा जो पुराने टैक्सेस थे उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट जीएसटी लेकर आई। ऐसी पुराने टैक्स में क्या प्रॉब्लम थी जिसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट जीएसटी लेकर आई। ये आपके एक अटेम्प्ट पहले का क्वेश्चन है, एक अटेम्प्ट पहले का ही क्वेश्चन है कि ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या लिमिटेशन थी। सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चे जब जीएसटी आया था उसी अटेम्प्ट में पहला क्वेश्चन बना था लिमिटेशन बताओ 5 नंबर का। और एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों में तो 2-3 बार क्वेश्चन बन चुका है कि पुराने इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या लिमिटेशन थी। बच्चा कहता है मुझे क्या पता होंगी कोई लिमिटेशन, मेरे को तो नया जीएसटी आता है, पुराने के बारे में मेरे को क्या लेना। अब सुना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं विवेक कि जो ये 1 जुलाई 17 को जीएसटी लेकर आए ना, उससे पहले जो भी टैक्स थे उसमें काफी सारी प्रॉब्लम थी। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी, पुराने टैक्स में आपके मल्टीपल टैक्स थे। सर मल्टीपल टैक्स का मतलब क्या है, आज सब जानते हैं, इंडिया का हर पर्सन जानता है सर। आज इंडिया के ग्रंथों में एक बात लिखी है कि जो आदमी जैसे कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। जो आदमी जैसे कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा सर। आप यहां पे डेली पढ़ने के लिए आते हो, सच्चे दिल से पढ़ने के लिए आते हो, मैं सच्चे दिल से आपको पढ़ाता हूं, देखना हमें फल कितना अच्छा मिलेगा। मैं सही बता रहा हूं सर। आज अगर मेरी जीभ पे अगर सरस्वती माता बैठी हो, आज अगर मेरी जीप पे सरस्वती माता बैठी हो, जितने बच्चे इस टाइम लाइव बैठे हैं ना, मैं कमाल कह के बोल सकता हूं, आप अपना रिजल्ट देख लेना। अगर आपने शिद्दत से यहां पे आके पढ़ाई की है ना सर, इस बार आप फेल नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूं काश मेरी जीप पे सरस्वती माता बैठी हो, जितने बच्चे इस टाइम लाइव बैठे हैं और अगर डेली बेस पे लाइव आएंगे, अगर हम मिलकर मेहनत करेंगे, मैं आपको दिखा दूंगा एग्जाम में आप जरूर पास हो जाओगे। ऐसी मेहनत करेंगे सर, भगवान भी खुश हो जाएगा, ये बात ध्यान देना। तो इधर सुना मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं। अब बच्चा कहता है सर भाई पुराने टैक्स में काफी सारी प्रॉब्लम होंगी। मैंने कहा पहली प्रॉब्लम क्या थी, मल्टीपल टैक्स। आप सब जानते हो मैंने क्या बोला, जो आदमी जैसे कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। ऐसे ही इंडिया के टैक्सेशन लॉ में है कि जो आदमी जैसे कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। अब पुराने टैक्स में क्या होता था, गवर्नमेंट ये बात बोलती थी हाँ भाई इधर आ, इधर आ, तूने मैन्युफैक्चरिंग करने का पाप किया है तेरे ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। तूने एंटरटेनमेंट करने का पाप किया है तेरे ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स लगेगा। तूने सेल करने का पाप किया तेरे ऊपर वैट लगेगा, सीएसटी लगेगा। अच्छा तूने सर्विस देने का पाप किया है तेरे ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा। मतलब एक इंसान पे ताबड़तोड़ सर ऐसे 17 तरह के ना, सही बता रहा हूं 17 वैरायटी के ताबड़तोड़ थप्पड़ पड़ते थे। मतलब आदमी कहता था भाई साहब कर क्या रहे हो, मैं बिजनेस करूं या 17 टैक्स। मतलब इतने मल्टीपल टैक्स है सर। जैसे मैन्युफैक्चरिंग की एक्साइज का थप्पड़, इधर सर्विस टैक्स, इधर वैट, इधर सीएसटी, इधर एंटरटेनमेंट, इधर सेस, इधर सरचार्ज। वो कहता था भाई साहब क्या हो गया मुझे। तो ये मल्टीपल टैक्स थे जीएसटी आने से पहले। चलो मान लो मल्टीपल टैक्स थे, मल्टीपल टैक्स फिर भी समझ में आ गया। मल्टीपल टैक्स के साथ मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट भी थे। मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या है, एक्साइज लगेगा मैन्युफैक्चरिंग पर, मैन्युफैक्चरिंग किसे कहते हैं, इतनी बड़ी डेफिनेशन थी, पढ़ते रह जाओ। सर्विस टैक्स लगेगा सर्विस पर, सर्विस किसे कहते हैं, पढ़ते रह जाओ। सेल पर लगेगा वैट, अब सेल में क्या कवर होगा, पढ़ते रह जाओ। एंटरटेनमेंट टैक्स लगेगा एंटरटेनमेंट पर, अब एंटरटेनमेंट किसे कहते हैं, पढ़ते रह जाओ। क्या आप में से कोई बच्चा है जो मुझे बता दे कि एंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है। एक बात मुझे बताना, मैं आपको यहां पे जो पढ़ा रहा हूं, आपको मैं यहां पे जो पढ़ा रहा हूं, क्या आपके लिए एंटरटेनमेंट है। बच्चा कह रहा है सर हमारे लिए तो एंटरटेनमेंट ही है, हमारे लिए तो एंटरटेनमेंट ही है। एंटरटेनमेंट का मतलब पता क्या होता है, एंटरटेनमेंट का मतलब होता है किसी दूसरे को देख के मजा लेना।
ओ माय गॉड सर, मतलब कहना क्या चाह रहे हो? एंटरटेनमेंट का मतलब होता है किसी दूसरे को देख के मजा लेना। और आपने एक वर्ड सुना होगा एम्यूजमेंट। एम्यूजमेंट का मतलब क्या होता है? खुद कुछ करके मजा लेना। एक बात मैंने सोच के बताना, मान लो आपके सामने मैंने यहाँ पे ऐसे 3-4 ठुमके मार के दिखा दिए। अब जो मैंने आपको 3-4 ठुमके मार के दिखाए, देखो सारे बच्चे हंस रहे हैं। लो, एक बच्चा तो नालायक हंसते हंसते नीचे गिर गया। उठो 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 नालायक, उठो, मम्मी पापा कहेंगे पता नहीं क्या हो गया बच्चे को। एक बच्चा हंस के नीचे गिर गया, कह रहा सर ऐसे ठुमके मारोगे तो ये, अच्छा सोच के बोलना, अब मैंने ठुमका मारा, आपके लिए क्या है? एंटरटेनमेंट है। आपके लिए क्या है? एंटरटेनमेंट है। बट मैंने कोई एक्टिविटी की, उसके अंदर मुझे आनंद आया, इसको क्या बोलते हैं? अम्यूजमेंट बोलते हैं। सर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे लिए क्या है? अम्यूजमेंट है, क्योंकि मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है और आप मुझे देख के आनंद की प्राप्ति कर रहे हो, आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, तो ये आपके लिए एंटरटेनमेंट है। अब देखना, एंटरटेनमेंट करने पर भी एंटरटेनमेंट टैक्स था। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? मल्टीपल टैक्स तो थे और मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट भी थे। बच्चा कह रहा है सर ये, एक तो बच्चे, ओ माय गॉड, बच्चे हंस हंस के पागल हो गए नालायक को। बस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुको, पहले समझने वाला काम करो नहीं। हाँ, फटाफट से बताओ रही, पुराने टैक्स में क्या प्रॉब्लम थी? सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी? मल्टीपल टैक्स। जल्दी बताओ रही, पुराने टैक्स में क्या प्रॉब्लम थी? सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी? मल्टीपल टैक्स। सेकंड प्रॉब्लम क्या थी? मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी? आपको मैं थर्ड प्रॉब्लम दिखाता हूं जी। थर्ड प्रॉब्लम थी आपकी कैस्केडिंग इफेक्ट। इधर देखो ध्यान से, सबसे पहली प्रॉब्लम मल्टीपल टैक्स थी, उसके बाद मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट, तीसरी प्रॉब्लम थी कैस्केडिंग। कैस्केडिंग का मतलब क्या था? टैक्स ऑन टैक्स। सर पुराने जमाने में जब इंडिया में जीएसटी नहीं था ना, तो कैस्केडिंग था, मतलब टैक्स पे दोबारा टैक्स लगता था। मतलब अगर मैंने कोई सामान परचेज किया, उस पे टैक्स पे किया, फिर जब मैं वो सामान आगे बेचूंगा, फिर उस टैक्स पे दोबारा टैक्स पे करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं कैस्केडिंग। तो पुराने जमाने में ये प्रॉब्लम थी जो जीएसटी में दूर हो चुकी है। तो यहां पे कैस्केडिंग। उसके बाद नो यूनिफॉर्मिटी। पुराने जमाने में यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। पुराने जमाने में सर यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। आपने शायद नाम सुना होगा वैट का, आपने शायद वैट का नाम सुना होगा। सर किस किस बच्चे ने वैट का नाम सुना है जी? किस किस बच्चे ने वैट का नाम सुना है? ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने वैट का नाम सुना होगा। अब याद करो, 1 जुलाई 2017 से पहले, आज से 4 साल पहले याद करो जी। आज से 4 साल पहले जब आप बिल्कुल छोटे छोटे होते थे, अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को याद है, कितने बच्चों को याद नहीं है। आप में से अगर कोई बच्चा मूर्थल, कभी आप में कोई बच्चा मूर्थल गया? सर आप में से अगर कोई बच्चा मूर्थल गया हो, मूर्थल लोग क्यों जाते हैं? पराठे खाने के लिए। बताओ, कमाल की बात है। मूर्थल लोग क्यों जाते हैं? पराठे खाने के लिए। जैसे घर में पराठे ही नहीं मिलते, वहां के पराठे अलग होते हैं। बच्चे से पूछा मूर्थल क्यों गया था? कहता पराठे खाने के लिए गया था। मम्मी मारती हैं चाटा, नालायक, मेरे हाथ के तुझे पराठे बढ़िया नहीं लगते, मूर्थल में तेरे को पराठे मिल रहे। अब मम्मी को क्या बताएं, वहां पे जाके सेल्फी भी तो लेनी होती है। एट मूर्थल ढाबा फीलिंग ब्लेस्ड विद 5 अदर फ्रेंड्स, ऐसे भी तो सेल्फी भी तो लेनी होती है, तब जाके तो मजा आता है जब वो इंस्टाग्राम पे डालते हैं। अब अगर आपको बताओ सर, मूर्थल हरियाणा के अंदर आता है, मूर्थल हरियाणा के अंदर है। अगर 1 जुलाई 17 से पहले की बातें ध्यान आ रही हो, उस टाइम वहां पे वैट का अलग रेट था, दिल्ली में अलग रेट था, पंजाब में अलग रेट था। मतलब इंडिया में 29 स्टेट थी सर, अब तो 28 स्टेट है ना, उस टाइम 29 थी। इंडिया में 29 स्टेट थी और वो 29 स्टेट नहीं थी, 29 इंडिया थे। मतलब जितनी स्टेट थी अलग अलग वैट लो थे, जितनी स्टेट थी अलग अलग वैट लो थे। अब सोच के बोला, इतने सारे वैट लो थे, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। आज क्या है? 1 नेशन 1 टैक्स है। पूरे इंडिया में कहीं पर भी जाओगे जीएसटी आपको सेम देखने को मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम क्या थी? नो यूनिफॉर्मिटी। उसके बाद क्लासिफिकेशन इशू, क्या गुड्स में कवर हो गया, क्या सर्विस में कवर होगा, इसके बारे में काफी दिक्कत आती थी। डिफरेंट डिपार्टमेंट, हर एक का डिपार्टमेंट अलग था। वैट का डिपार्टमेंट अलग था, एक्साइज का डिपार्टमेंट अलग था, उसके बाद उसके सर्विस टैक्स का डिपार्टमेंट एक्साइज वाला था। मतलब जितने भी टैक्स थे उनके डिपार्टमेंट अलग अलग थे। आज जीएसटी का डिपार्टमेंट एक ही डिपार्टमेंट है, दैट इज सीबीआईसी। और हायर कंप्लाइंस, सोच के बोलना, अगर इतने सारे टैक्स होंगे, कंप्लाइंस ज्यादा होंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम थी पुराने टैक्स में। बस ये बात ध्यान देना। अब ये जितनी प्रॉब्लम थी ना, जितनी प्रॉब्लम थी, उसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट जीएसटी लेकर आई। अब सोच के देखना जी, जीएसटी आने के बाद पिक्चर क्या हुई? जीएसटी आने के बाद पिक्चर ये हो गई, मल्टीपल टैक्स। मतलब जितने भी आपकी 17 टैक्सेस थे, ये 17 आत्माएं जो ऐसे भटक रही थी। सर ब्रह्मांड में ना, जीएसटी आने से पहले ब्रह्मांड में 17 तरह की आत्माएं थी। इधर से वैट की आत्मा आती थी, इधर से एक्साइज की, इधर से सर्विस टैक्स, इधर से एंटरटेनमेंट, ये ऐसे ऐसे आत्माएं आपस में टकराती थी। अब ये सारी आत्माएं किस में मिल चुकी हैं? जीएसटी में। ये सारी आत्माएं जो हैं, इनकी डेथ हो चुकी है और ये किस में आ चुकी हैं? जीएसटी। तो आज जीएसटी एक टैक्स नहीं है, एक्चुअल में 17 टैक्सेस जो थे उसका मर्जर है जीएसटी।
सर जीएसटी कोई नया टैक्स नहीं है, बच्चों को यही नहीं पता। बच्चा कह रहा है जीएसटी नया आया, नया कहां से आया? जो 17 टैक्स आपके पुराने टैक्स थे उनको मर्ज करके जीएसटी बना, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद जो पुराने टैक्सेबल इवेंट थे, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, सब कुछ खत्म हो गया। अब नया क्या आ गया? सप्लाई। आज सप्लाई पर जीएसटी है। आज जीएसटी किस पर है? सप्लाई। मैंने कल भी कहा था जीएसटी सप्लाई पर है। उसके बाद पहले मैन्युफैक्चरर था, सेलर था, अब क्या बोलते हैं? सप्लायर या टैक्सेबल पर्सन। जीएसटी में नाम होगा सप्लायर या टैक्सेबल पर्सन, बस ये बात ध्यान दो। पुराने जमाने में सर आपकी सप्लाई 3 तरह की थी, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई, इंटरनेशनल। अब 2 ही तरह की सप्लाई होगी, या तो इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी या इंटर स्टेट होगी। मतलब इंटरनेशनल सप्लाई को भी जीएसटी में इंटर स्टेट सप्लाई मानते हैं, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद पहले डबल टैक्स था, अब कोई डबल टैक्स नहीं है। अब जीएसटी में कोई भी डबल टैक्स नहीं है। हमें पता है क्या गुड्स है, क्या सर्विस है, उसके बेस पे रेट एप्लीकेबल कर देंगे। पहले कैस्केडिंग था जी, अब कैस्केडिंग नहीं है। मे भी आप में से काफी सारे बच्चों ने नाम सुना होगा क्योंकि आपने जीएसटी पहले पढ़ा हुआ है। एक कॉन्सेप्ट है आईटीसी का। आईटीसी मिलने की वजह से अब जीएसटी में कोई भी कैस्केडिंग है ही नहीं, अब सारा कैस्केडिंग खत्म हो चुका है। उसके बाद जी पहले यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, आज वन नेशन वन टैक्स है। पूरे इंडिया में कहीं पर भी जाओगे जीएसटी के 4 रेट देखने को मिलेंगे, 5%, 12%, 18%, 28%, ये 4 रेट आपके जीएसटी के होंगे। उसके बाद पहले डिफरेंट डिपार्टमेंट थे, अब डिपार्टमेंट एक है। पहले हायर कंप्लाइंस थे, अब कंप्लाइंस बहुत कम है क्योंकि अब जीएसटी है तो सिर्फ जीएसटी के कंप्लाइंस पूरे करने हैं, अलग अलग टैक्सेस के अलग अलग कंप्लाइंस पूरे नहीं करने, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये ओल्ड टैक्स में क्या प्रॉब्लम थी, उसको दूर कैसे किया गया, ये सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं। अब बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है जी? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बताओ फटाफट से। मतलब 2000 बच्चा लाइक 2000 बच्चा लाइव बैठा है और 1600 लाइक है, और ये हमारे 6 नज़रवट्टू हैं, जो नज़र लगाने वाले हैं 6 नज़रवट्टू हैं, 1600 लाइक है। मतलब कम से कम मेरे को ऐसा होना चाहिए कि 2000 बच्चा बैठा हो और 2500 लाइक हो सर। मतलब मुझे पता है जब मैं रात को वीडियो देखता हूँ ना, तो मुझे पता है कितना प्राउड फील होता है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो, और ये लाइक ही मेरा मोटिवेशन है सर, और है क्या। देखो मैं भी अपना टाइम निकाल के आ रहा हूँ, आप भी टाइम निकाल के आ रहे हो, जब दोनों टाइम निकाल के आ रहे हैं तो फिर काम तो होना चाहिए ना सर। बच्चा कह रहा है सर यहां तक बिल्कुल क्लियर हो चुका है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब यहां पे ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो अगले हमारे आर्टिकल है, अब प्लीज ध्यान सुनना चाहिए। अब मैं 3 आर्टिकल जो नए हैं उसको रिवाइज करवाने जा रहा हूं। अब हमें ये बातें पता है कि पुराने टैक्स में क्या प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या है, वो सारी बातें हमें पता लग चुकी हैं। अब बच्चा ये बात कहता है सर आपने कहा भाई जीएसटी किसी भी लिस्ट में नहीं है, किसी भी एंट्री में नहीं है, तो फिर जीएसटी आया कहां से है? आर्टिकल नंबर 246A से जीएसटी की कहानी लिखी गई है। मेरी पूरी फैमिली आंसर दे रही। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि जीएसटी की कहानी कहां से लिखी गई, आंसर क्या आएगा? आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल है। अब सबसे पहला आर्टिकल रिवाइज करवाने जा रहा हूं, दैट इज आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल है, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। अब प्लीज ध्यान से रिवाइज करना सर। आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए को ना क्लास में हमने बेर एक्ट से किया था, अब टाइम बेर एक्ट का नहीं है, अब हमें रिवीजन करनी है। अब सुना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए के 2 क्लोज हैं, एक तो क्लोज नंबर 1 और एक क्लोज नंबर 2। क्लोज नंबर 1 ये बात कहता है सप्लाई आपकी 2 तरह की होंगी, या तो सप्लाई होगी इंट्रा स्टेट या सप्लाई होगी इंटर स्टेट। अगर सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी उस पर जीएसटी बनाने की जितनी पावर पार्लियामेंट की होगी ना, सेम पावर स्टेट की भी होगी। इट मींस अगर मैं इंट्रा स्टेट सप्लाई की बात करूंगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई पर जीएसटी बनाने वाली पार्लियामेंट भी है और स्टेट भी है। बट अगर सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई होगी उस पर जीएसटी बनाने वाली सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट होगी, बस ये बात ध्यान दो। मतलब अगर मैं इंट्रा स्टेट सप्लाई की बात करूंगा तो पार्लियामेंट एंड स्टेट दोनों लॉ बनाएंगे, और अगर इंटर स्टेट सप्लाई की बात करूंगा उस पर लॉ बनाने वाली सिर्फ पार्लियामेंट होगी, ये बात ध्यान दो। अच्छा एक बात और बताना, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो जीएसटी कौन कौन सा लगेगा जी? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो जीएसटी कौन सा लगेगा? आईजीएसटी। ये बात ध्यान दो। बट एक बात ध्यान देना, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसे हैं, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसपे जीएसटी अभी एप्लीकेबल नहीं होगा, जब बाद में जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगी तब से जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाएगा, बस ये बात ध्यान दो। और वो कौन कौन से गुड्स हैं एक बार चेक करो, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट। ये 5 आपको याद होने चाहिए जी, ये 5 आपको याद होने चाहिए। पेट्रोलियम क्रूड हो गया, हाई स्पीड डीजल हो गया, मोटर स्प्रिट हो गया। उसके बाद जी नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल, ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे जीएसटी अभी एप्लीकेबल नहीं होगा, जब बाद में जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगी तब से एप्लीकेबल हो जाएगा। अब याद करो सर, जब रिवीजन क्लास नंबर 1 थी ना, रिवीजन क्लास नंबर 1 के अंदर मैंने कहा था कि लीकर पे जीएसटी अभी नहीं है, कभी नहीं है। लीकर पे जीएसटी अभी नहीं है, कभी नहीं है।
बट पेट्रोल पे जीएसटी अभी नहीं है, बाद में एप्लीकेबल होना स्टार्ट हो जाएगा, जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगी तब से लगना स्टार्ट हो जाएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, इनमें से ऐसे कौन से गुड्स हैं जहां पे टेम्परेरी बेस पे जीएसटी नहीं है? पता क्या आएगा? 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इनमें से ऐसा कौन सा गुड्स है जहां परमानेंट जीएसटी नहीं है? वहां पे क्या आएगा? एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उस पे जीएसटी अभी नहीं है, कभी नहीं है। और पेट्रोल वाले केस में जीएसटी अभी नहीं है, जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी तब से जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये बातें आर्टिकल 246A में लिखी है। तो अगर मैं आर्टिकल नंबर 246A की अगर मैं रिवीजन कराऊं जी, यहां पे 2 बातें निकल के आ गई। इंट्रा स्टेट सप्लाई पर लॉ बनाने वाली कौन है? चैट बॉक्स में बताओ जी, अब जल्दी बताओ चैट बॉक्स में जी। इंट्रा स्टेट सप्लाई पर जीएसटी बनाने वाली कौन है? पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। इंटर स्टेट सप्लाई पर जीएसटी बनाने वाली कौन है? सिर्फ पार्लियामेंट है। ये बात क्लियर है? अब सुनना, मैं ध्यान से कहना क्या चाहता हूं जी, अब प्लीज ध्यान सुनना। अब ये बातें समझने के बाद ना मैं कुछ क्वेश्चन अब आपसे पूछूंगा जी। मेरे हाथ में मोबाइल आ चुका है, अब मैं पढ़ूंगा आपके चैट, क्योंकि काफी सारे बच्चे बिना बात के फिजूल की बातें कर रहे हैं। कई बच्चे तो बहुत अच्छे हैं सर, कई बच्चों को तो मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना कि वो यहां पे सिर्फ पढ़ाई वाली बातें करते हैं और कुछ नहीं करते। अब सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इंट्रा स्टेट सप्लाई पर पार्लियामेंट एंड स्टेट दोनों लॉ बनाती हैं, इंटर स्टेट सप्लाई पर सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बनाती है। ये बात तो क्लियर हो गई। क्या आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो जी? क्या आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो? बच्चा कह रहा है सर कमाल कर दिया। बिल्कुल दे सकते हैं। आप हमसे क्वेश्चन पूछो, कैसी कैसी बातें कर रहे हो, क्वेश्चन पूछो आप हमसे। ये लो क्वेश्चन सुनो, फिर क्वेश्चन सुनो जी, इधर देखना ध्यान से। अब क्वेश्चन क्या है? ये आपके सामने क्वेश्चन है, x है और ये y है। प्लीज ध्यान सुना जी, प्लीज ध्यान सुना। x है और y है। x रहने वाला है दिल्ली का और y रहने वाला है दिल्ली का। ये दोनों दिल्ली के हैं जी, ये दोनों दिल्ली के हैं। सर पूरे जितने 2000 फैमिली के बच्चे बैठे ना, मैं कह रहा हूं आज यूट्यूब वाले भी कहें भाई साहब ये बच्चे कहां से आ गए। 2000 का 2000 बच्चा आंसर देगा तब पढ़ने का मजा आ जाएगा। मैं कह रहा हूं वाकई मजा आ जाएगा। सोच समझ के आंसर देना। x दिल्ली का, y दिल्ली का है। अगर x ने y को सप्लाई की, अगर x ने y को सप्लाई की, और दूसरा क्वेश्चन x है दिल्ली का और y है मान लो हरियाणा का। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन देखो। कई बच्चे ना ऐसे नालायक, कई बच्चे हैं आंसर देना स्टार्ट हो गए। मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने क्वेश्चन पूछा नहीं है, आंसर देना पहले स्टार्ट हो गए। ये वही बच्चे हैं जो क्वेश्चन पढ़े बिना आंसर दे के आते हैं, फिर बाद में कटिंग कर देते हैं, फिर कटिंग करने के बाद नंबर नहीं मिलते, और वैसे पेपर गोले भरने वाला है, कटिंग कर नहीं पाते, बाहर आके कहते हैं यार क्या करें यार, बिना बात की गलत हो गया। ये सब वही बच्चे देखो फटाफट से आंसर लिख रहे हैं। मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा अभी। क्या मैंने क्वेश्चन पूछा? मैंने क्वेश्चन कहां पूछा है? और बिना क्वेश्चन पूछे आप आंसर दे दोगे? हद हो गई यार। सर यही गलती आप एग्जाम के अंदर करते हो। पहले मुझे क्वेश्चन तो पूछने दो। देखो अभी भी कई बच्चे लिख रहे हैं, अपने आंसर लिखते जा रहे हैं, कह रहे लिखने तो हमारा क्या है, बड़े बड़े आए बड़े बड़े चले गए। विवेक सर किस खेत की मूली है? पहले नलायक को क्वेश्चन तो पूछने दो। मेरा क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन सुन लो पहले। इधर देखो ध्यान से, क्वेश्चन मैंने पूछा नहीं, आंसर देने बैठ गए। क्वेश्चन ये है, अगर x दिल्ली का है और अगर y दिल्ली का है, अगर x ने y को सप्लाई की है, x दिल्ली का है y हरियाणा का है, अगर x ने y को सप्लाई की है, क्या ये बता सकते हो इस केस में अगर दोनों दिल्ली के हैं, अगर दोनों दिल्ली के हैं, x ने y को सप्लाई की है, ये सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट सप्लाई है? बस ये बताओ ये सप्लाई कौन सी है? जीएसटी कौन सा लगेगा वो नहीं, ये सप्लाई कौन सी है बताना जी। सप्लाई कौन सी है जी? ये बताओ दिल्ली से दिल्ली। बच्चा कह रहा है सर इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई। ऑलमोस्ट सारे बच्चे कह रहे हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया आपने, आंसर दे दी, कमाल कर दिया। अगला मेरा क्वेश्चन है, अगला मेरा क्वेश्चन है, एक्स दिल्ली का है और वाई हरियाणा का है। एक्स दिल्ली का, वाई हरियाणा का है। अगर एक्स ने वाई को सप्लाई की है, ये सप्लाई कौन सी सप्लाई है? सर अगर एक्स दिल्ली का है और वाई हरियाणा का है, अगर एक्स ने वाई को सप्लाई की है, ये सप्लाई कौन सी है? सप्लाई, ये सप्लाई कौन सी है जी? बच्चा कह रहा है सर ये सप्लाई है इंटर स्टेट, 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 इंटर स्टेट। नालायक बच्चे लगे हुए हैं, बस लगे हुए हैं। कह रहा भाई जो ऊपर वाला लिख रहा है ना भाई, भाई वही लिख दे मेरा भी ना, भाई जो ऊपर वाला लिख रहा है मेरा भी भाई वही लिख दे, लिख दे इंटर स्टेट लिख दे भाई, इंटर स्टेट लिख दे। इधर देखो ध्यान से नालायकों, सर ये आपने मुझे कैसे बोल दिया कि ये सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई है? बच्चा कह रहा है यार कैसी कैसी बेकार की बातें कर रहे हो सर, हमें जीएसटी आता है, ये तो रिवीजन चल रही है सर।
आप क्या लग रहा है, आपको लग रहा है हमें जीएसटी नहीं आता? भाई सिंपल सी बात है, अगर सेम स्टेट होगी तो इंट्रा स्टेट होगी, दूसरी स्टेट होगी तो इंटर स्टेट होगी। अब सोच के बोलना, सेम स्टेट होगी इंट्रा स्टेट होगी, दूसरी स्टेट होगी तो इंटर स्टेट होगी। ये बात आपका दिल कह रहा है, ये बात ना आपका दिल कह रहा है सर। और दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल की क्यों मानते हो भाई? आपके दिल ने कहा ये सप्लाई इंट्रा स्टेट है, ये इंटर स्टेट है, आपने कहा सर इंटर स्टेट है। अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब जो अगला पॉइंट करवाने जा रहा हूं ना, अगला पॉइंट यही है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई की डेफिनेशन क्या है एक्ट में। सेक्शन 7, प्लीज बातचीत नहीं, जब बातचीत मत करना। सेक्शन 7 आईजीएसटी एक्ट का और सेक्शन 8 आईजीएसटी एक्ट का, ये दोनों सेक्शन हैं जो ये बताएंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई किसे कहते हैं। अब सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब जब मैं सेक्शन 7 के पास गया, मैंने सेक्शन 7 से पूछा, मैं कहा सेक्शन 7, उसने कहा हाँ। मैं कहा यार ये मुझे बताना कि ये इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई किसे कहते हैं। कहता देखो जी, मेरे पास जो है ना, मैं जो सेक्शन 7 हूं, मैं तो आपको ये बता सकता हूं कि इंटर स्टेट सप्लाई किसे कहते हैं। अगर आपको जानना है इंट्रा स्टेट सप्लाई किसे कहते हैं, उसके लिए आप सेक्शन 8 के पास जाओ। मैं कहा चलो जी, मैं उनके पास गया, मैंने सेक्शन 8 से पूछा, मैं कहा सेक्शन 8 यार ये बता दो इंट्रा स्टेट सप्लाई किसे कहते हैं। उसने कहा टेंशन मत लो, मैं आपको बता दूंगा इंट्रा स्टेट सप्लाई किसे कहते हैं, सेक्शन 7 आपको बता देगा इंटर स्टेट सप्लाई किसे कहते हैं। बट ये ध्यान देना कि ये दोनों सेक्शन जो हैं वो आईजीएसटी एक्ट के हैं, सीजीएसटी के नहीं है। अब जब मैं सेक्शन 7 8 के पास गया, सेक्शन 7 और 8 ये बात कहते हैं कि वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लीज ध्यान सुनना चाहिए, वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर ये दोनों सेम स्टेट में होंगे या दोनों सेम यूटी में होंगे तब वो सप्लाई इंट्रा स्टेट बनेगी, नहीं तो वो सप्लाई इंट्रा स्टेट नहीं बनेगी। और सेक्शन 7 इंटर स्टेट सप्लाई का ये बात कहता है वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, मैं दोबारा बोल रहा हूं, वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर ये दोनों डिफरेंट स्टेट में है, डिफरेंट यूटी में है, वन स्टेट में, वन यूटी में, डिफरेंट कंट्री में, या 2 SEZ और बाय SEZ अगर होंगे तो फिर वो सप्लाई इंटर स्टेट होगी। बस ये बात ध्यान देना। तो मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे बाबू, मेरे सोनू, ये बात ध्यान दो, इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई ऐसे मत बोलना कि दोनों सेम स्टेट है तो इंट्रा कर दो, अलग स्टेट है इंटर कर दो। गवर्नमेंट कहती नहीं। डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या है। इंट्रा स्टेट सप्लाई गवर्नमेंट कह रही है, यशिका कह रही है सर प्लीज एक बार रिपीट कर दो। यशिका एक बार नहीं, मैं आपके लिए 2-3 बार रिपीट कर दूंगा। आपने डाउट पूछा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप डाउट पूछते हो ना सर, मुझे इतना अच्छा लगता है, प्लीज रिपीट, टेंशन मत लो जी, टेंशन मत लो, मैं दोबारा से बोल रहा हूं। इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर ये दोनों सेम स्टेट में होंगे फिर वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है। और वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर ये दोनों डिफरेंट स्टेट में होंगे, ये दोनों डिफरेंट यूटी में होंगे, वन स्टेट वन यूटी में होंगे, डिफरेंट कंट्री में होंगे, या 2 SEZ अगर होगा और बाय SEZ अगर होगा, वो सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई बनेगी। बस ये पर ध्यान दो। एक बार डेफिनेशन चेक करो जी, इधर देखो ये क्या लिखा हुआ है, वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर ये सेम स्टेट में है, सेम यूटी में है, तो वो क्या बन गया, इंट्रा स्टेट सप्लाई। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई की बात करूंगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर 2 डिफरेंट स्टेट, 2 डिफरेंट यूटी, 2 डिफरेंट कंट्री, 1 स्टेट 1 यूटी, सप्लाई टू SEZ, सप्लाई बाय SEZ, ये सप्लाई क्या बन गई, इंटर स्टेट सप्लाई। उसमें IGST की बातें होंगी, बस ये बात ध्यान दो। अब कई बच्चे तो भाई साहब ऐसे माथा पकड़ के बैठ गए हैं और ऐसे सिर पे ना इन्होंने रुमाल बांध लिया, ऐसे सिर पे रुमाल बांध लिया, कह रहे भाई साहब मम्मी पीछे से ये रुमाल पकड़ना, सिर दर्द हो रहा है, सर ने पता नहीं क्या बोल दिया, एक नया वर्ड बोल दिया प्लेस ऑफ सप्लाई। इसका मतलब क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि आपकी सप्लाई को प्रोवाइड किया माना कहां जाएगा, मतलब आपने एक्चुअल सप्लाई कहां की है, मैटर वो नहीं करता, सप्लाई को माना कहां जाएगा मैटर वो करता है। सर एक बात मैंने सोच के बताना, मेरा पूरी फैमिली से क्वेश्चन है, आज इतने सारे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं जी, आप आंसर देते हो ना सर, मजा आता है। इतने सारे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, सोच समझ के बताना, सोच समझ के बताना। मैं इस टाइम कहां पे हूं बताओ, मैं इस टाइम कहां पे हूं जी, मैं इस टाइम कहां पे पढ़ा रहा हूं, कोई बच्चा है जो मुझे जानता है मैं कहां पे पढ़ा रहा हूं जी, बताना जरा एक बार मुझे, एक बार बताओ जी, सारे बच्चे सामने बैठे हैं, मैं इस टाइम कहां से पढ़ा रहा हूं। बच्चा कह रहा है दिल्ली 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 दिल्ली, हाँ बहुत बढ़िया, ये तो मुझे पता ही नहीं था। एक बच्चा कह रहा है सर घर से पढ़ा रहे हो आप, कमाल हो गई, मैं लिख लेता हूं, मैं भूल ही ना जाऊं कि मैं घर पे हूं, मुझे लग रहा था कि मैं सड़क पे खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, नालायक। बच्चा कह रहा है घर से पढ़ा रहे हो, और घर से तो मुझे ही पता मेरा घर कहां, ये बताओ दिल्ली में,
हाँ बच्चा कह रहा है दिल्ली में, ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। अच्छा अब सोच के बोलना, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मैं दिल्ली में हूं, मतलब सप्लायर, ऑब्वियस सी बात है, आप वाले केस में सप्लायर कौन है, मैं, मेरी लोकेशन क्या है, दिल्ली है। अरे जो मैं काम कर रहा हूं, जो मैं सर्विस दे रहा हूं, एक्चुअल में दे कहां रहा हूं, दिल्ली में ही दे रहा हूं, एक्चुअल में दे भी कहां रहा हूं, दिल्ली में दे रहा हूं। बट क्या ये सर्विस आपको दिल्ली में मिल रही है या आपके बैठे बिठाए घर में मिल रही है? बच्चा कह रहा है सर हमें तो घर में मिल रही है, हमें तो सर्विस घर में मिल रही है। देखो एक बच्चा रहने वाला है जयपुर का, ये सामने बच्चा बैठा, राजस्थान का, ये गुजरात का है, ये महाराष्ट्र का है, ये बिहार का है, ये तेलंगाना का है, ये तमिलनाडु का बच्चा है, ये क्यूट सा बच्चा मेरे ख्याल से कहां के आप, यूपी के। देखो कई सारे बच्चे अलग अलग स्टेट के मेरे सामने बैठे हैं, सारे बच्चे कह रहे हैं सर हम तो अपना ना टेलीविजन ओपन करके बैठे हैं, एलईडी में आपकी क्लास चला रखी है, सारे फैमिली वाले देख रहे हैं, सर बहुत मजा आ रहा है क्लास देखने में, और हमें क्लास तो घर में मिल रही है। मेरे पापा मम्मी भी खुश हैं, कह रहे हैं यार कमाल कर दिया, विवेक सर तो घर बैठे बैठे आ गए। अब सोच समझ के बोलना, विवेक सर घर में आपको दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में विवेक सर है कहां पे, दिल्ली में। सप्लायर की लोकेशन दिल्ली, और सर्विस भी एक्चुअल में कहां दे रहा हूं, दिल्ली में, बट मेरी सर्विस को प्रोवाइड किया माना कहां जाएगा? क्योंकि सर अगर मैं आपके अकॉर्डिंग देखूं, आप कह रहे हो सर मुझे सर्विस मिल रही है महाराष्ट्र में, मुझे सर्विस मिल रही है गुजरात में, मुझे सर्विस मिल रही है यूपी में, मुझे सर्विस मिल रही है कहीं और। अब सोच के बोलना, आप कह रहे हो मुझे सर्विस मिल रही है वहां, मैं कह रहा हूं मैंने सर्विस दिया यहां, अब इस सप्लाई को मैं क्या मानूं? क्योंकि अगर मैं ये मानूं कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, मैं एक्चुअल में दिल्ली में ही सर्विस दे रहा हूं, दैट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी। और अगर मैं आपकी बात मानूं, आपकी अलग अलग लोकेशन है, ये सप्लाई बन जाएगी इंटर स्टेट सप्लाई, फिर क्या लगेगा, आईजीएसटी। बड़ी क्लेश वाली बात है। बच्चा कह रहा है सर बात तो सही है। देखो कई बच्चे अपनी अपनी जगह का नाम लिख रहे हैं, एक बच्चा कह रहा है मैं पाकिस्तान से हूं, नालायक पाकिस्तान वाले, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है उड़ीसा से, श्रीनगर से, कई बच्चे हैं पुणे के, ये पाकिस्तान में कौन है, इधर देखो ध्यान से। हाँ अब एक बात मैंने सोच के बताना जी, अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, एक बात सोच के बताओ, मैं इस सप्लाई को प्रोवाइड किया कहां से मानूं? क्योंकि अगर मैं ये मानूंगा भी मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और दिल्ली में ही सप्लाई हो रही है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, अगर आपकी लोकेशन मानूंगा इंटर स्टेट सप्लाई है, तो सबसे बड़ा मैटर है मेरे काम को प्रोवाइड किया माना कहां जाएगा? तो गवर्नमेंट कहते हैं उसके लिए ना आपको प्लेस ऑफ सप्लाई देखना पड़ेगा, उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई देखना पड़ेगा, और जो भी वो निकल के आएगा आप चेक करो सप्लायर की लोकेशन क्या है और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। अगर ये दोनों सेम स्टेट में होंगी तो इंट्रा बनेगा, अगर ये दोनों अलग स्टेट में होंगी दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है जी, इधर सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब प्लीज यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई किस तरह से निकालते हैं उसका चैप्टर हमारा आगे जाके आएगा, उसकी आप टेंशन मत लो, बस डेफिनेशन ध्यान रखना। डेफिनेशन, अब हर बच्चा डेफिनेशन यहां पे बोले जी, जल्दी बोले फटाफट से। इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई, आज के बाद जितने बच्चे 2000 बच्चे सामने बैठे हैं, अब अगर इन 2000 बच्चों के मुंह से अगर मैंने गलत सुन लिया ना किसी को बताते हुए, फिर आप देख लेना पाप लगेगा। हर बड़ा चैट बॉक्स में लिखे इंट्रा स्टेट सप्लाई किसे कहते हैं और इंटर स्टेट किसे कहते हैं, जल्दी बताओ जी। इंट्रा किसे कहते हैं? वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर दोनों सेम स्टेट में है, सेम यूटी में, इंट्रा है। और वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर ये दोनों डिफरेंट स्टेट में होंगे, डिफरेंट यूटी में होंगे, डिफरेंट कंट्री में होंगे, एक स्टेट होगा एक यूटी होगा, टू एसईजेड होगा, बाय एसईजेड होगा, दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई, उसमें आईजीएसटी की बातें हो सकती हैं। ठीक है, अब कई बच्चों को ना ये डाउट आ रहा है कि सर अगर हमने एसईजेड को सप्लाई की है तो फिर ये इंटर स्टेट में क्यों कवर हो रहा है, क्योंकि यहां तो जीएसटी लगता ही नहीं। मुझे पता था आपका ये डाउट आएगा। एक बात मुझे बताओ, अगर आपने एसईजेड को सप्लाई किया, हम क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट बोलते हैं। एक्सपोर्ट को क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे ना। वो बात अलग है कि वहां जीएसटी नहीं लगता, बट आप नाम तो दोगे, क्योंकि मैंने क्या कहा था, इंटरनेशनल सप्लाई को जीएसटी में इंटर स्टेट सप्लाई के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया ना कि अगर सप्लाई टू एसईजेड है या सप्लाई बाय एसईजेड है, तो इन दोनों सप्लाई को इंटर स्टेट सप्लाई नाम दोगे, चाहे वो जीएसटी लगे ना लगे वो बात का मैटर है, बट नेचर क्या होगी ये आपको बताना पड़ेगा जी। ठीक है, अब जाके फाइनली इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई की डेफिनेशन हमारी यहां पे खत्म हो जाती है जी। ठीक है, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई ना आज के बाद ना ये मत बोल देना कि सर सेम स्टेट में तो इंट्रा है, दूसरी में तो इंटर है। कोई बोले इंट्रा इंटर किसे कहते हैं, चुप करके सेक्शन 7 बोल देना आईजीएसटी का इंटर स्टेट के लिए, सेक्शन 8 बोल देना आईजीएसटी का इंट्रा स्टेट के लिए। और आपके पास सबके पास समरी बुक है ये सर, ये समरी बुक में दिया हुआ है, यहां से आप रीड करके आंसर दे सकते हो जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो गया जी इंट्रा स्टेट सप्लाई किसे कहते हैं और इंटर स्टेट किसे कहते हैं। एक बच्चे का भी डाउट आया था कि सर जीरो रेटेड सप्लाई किसे कहते हैं, एक बार वो भी बता दो। इधर देखो ध्यान से,
यहां पे देखो जी, जीरो रेटेड सप्लाई किसे कहते हैं जी। अब यहां पे ये इंडिया की बेसलाइन है। अगर मैंने नॉन एसईजेड एरिया से, अगर एसईजेड एरिया में सप्लाई की है, या मैंने यहां से इंडिया से बाहर सप्लाई की है, तो इन दोनों सप्लाई को मैं क्या नाम दूंगा, जीरो रेटेड सप्लाई। उस केस में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। तो चाहे मैं सप्लाई करूं एसईजेड में, चाहे मैं इंडिया से बाहर सप्लाई करूं, ये दोनों ही केस में इंटर स्टेट सप्लाई होती है, बट क्या बोलते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई। उस केस में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। तो अगर मैं सप्लाई एसईजेड को कर रहा हूं या मैं इंडिया से बाहर कर रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई। उस केस में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। ये आपका हो गया जी जीरो रेटेड सप्लाई जी, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है जी। लो जी, अब जाके हमारा आर्टिकल नंबर 246 ए खत्म हो गया जी, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 246 ए के साथ ना हमारा आर्टिकल नंबर 269 कैपिटल ए ये भी खत्म हो जाता है। 269 कैपिटल ए पता किसका है, आईजीएसटी जो होता है उसकी अपॉर्चनमेंट। एक बात मैंने सोच के बताओ, क्या आप में से कोई बच्चा ये बता सकता है, क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि अगर सीजीएसटी का रेट 9% है और एसजीएसटी का रेट 9% है, तो कोई बता सकता है कि आईजीएसटी का रेट कितना होगा? आप में से कोई बच्चा बताना चाहता हो जी। सीजीएसटी का रेट 9% है और एसजीएसटी का रेट 9% है, तो आईजीएसटी का रेट कितना होगा बताओ जी। बच्चा कह रहा है सर 18%। कोई दिक्कत तो नहीं है। इट मींस आप कहना क्या चाह रहे हो कि आईजीएसटी इज ए सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आईजीएसटी इज ए सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब एक बात बताना, आईजीएसटी का रेवेन्यू किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बट क्या सेंट्रल गवर्नमेंट सारा रेवेन्यू खुद रखेगी या इसमें स्टेट को भी देगी? स्टेट को भी देगी ना। तो जो आपने बोला है ना कि जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा इसके दो टुकड़े होंगे, यही बात आर्टिकल 269 ए में लिखी है। आर्टिकल नंबर 269 ए ये बात कहता है कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगी जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन से कि आईजीएसटी की अपॉर्चनमेंट कैसे होगी। मतलब जो ये 18 रुपये आईजीएसटी के हैं, इसके दो टुकड़े होंगे सेंट्रल के और स्टेट के, उसका अपॉर्चनमेंट किस तरह से होगा, दैट इज आर्टिकल नंबर 269 कैपिटल ए। बस ये बात ध्यान दो। तो आर्टिकल नंबर 269 कैपिटल ए में कुछ खास बात नहीं है, उसमें बेसिक से बात लिखी है कि जो आईजीएसटी है उसके दो टुकड़े किस तरह से करने हैं। ये बात कहां लिखी है, आर्टिकल 269 कैपिटल ए। बस ये बात ध्यान देना जी, कोई दिक्कत तो नहीं है जी। चलो जी, और हाँ एक बात ध्यान देना जी, एक बात ध्यान देना, 246 ए से हमारा जीएसटी आया है और 269 ए से क्या हो रहा है, जो आईजीएसटी है उसकी अपॉर्चनमेंट कैसे हो रही है, ये यहां पे आएगा जी। बच्चा कह रहा है 28% किस पे लगेगा। एक बात बताओ, ये बीच में रेट मुझसे पूछ रहे हो, 28 किस पे लगेगा, 18 किस पे लगेगा। सर 28% के अलग गुड्स हैं, 18 के अलग हैं। आपसे एग्जामिनर ये थोड़ा पूछेगा कि मुझे गुड्स की लिस्ट लिख के बताओ कि 28% किस पे लगेगा। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो सर। रेट इतने, आज हजारों गुड्स हैं, हजारों गुड्स पे अलग अलग रेट हैं, तो क्या कौन कौन से गुड्स पे कौन कौन सा रेट है, क्या ये हमें याद करना है? सर आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा रेट आपको दिया होगा। नालायक, इधर देखो ध्यान से। नहीं, बच्चा कह रहा है आर जीरो रेटेड सप्लाई एंड नील रेटेड सप्लाई आर सेम। आंसर इज नो, आंसर इज नो। जीरो रेटेड सप्लाई और नील रेटेड सप्लाई अलग अलग होती हैं। इन दोनों में क्या फर्क होता है मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। नील रेटेड सप्लाई को जीरो रेटेड सप्लाई बिल्कुल मत कहना जी। नील रेटेड अलग लेके चलोगे, जीरो रेटेड अलग लेके चलोगे, ये बात ध्यान दो जी। एक बच्चा कह रहा है सर 11 बज गए हैं, 11 बज गए हैं, तो इधर देखो ध्यान से, 11 बज गए तो यहां पे चुप करके, एक तो ना कई बच्चे, इधर सुनो ध्यान से। आपको आज हमारी जीएसटी की लास्ट क्लास है। पहले एक बात बताओ, आज क्या हमारी जीएसटी की लास्ट क्लास है? मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताओ जी, क्या हमारी आज जीएसटी की लास्ट क्लास है जी? क्या जीएसटी आज हमारा खत्म हो गया? जल्दी बताओ फटाफट से, क्या जीएसटी हमारा खत्म हो गया जी? जो मैं पूछ रहा हूं नालायकों वो बताओ, अपनी कहानी मत लिखो यहां पे। क्या जीएसटी हमारा खत्म हो गया? बच्चा कह रहे नहीं सर अभी जीएसटी चलेगा। कई बच्चे फिर मुझसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं जी, कई बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो आईटीसी के चैप्टर के हैं, जो वैल्यूएशन के हैं, जो टाइम ऑफ सप्लाई के हैं। सर मैं कैसे बता दूं आज? अब आप सर, आपने सर आज जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मे भी आपने सारा जीएसटी पढ़ा होगा सर, आप जीएसटी के महाज्ञानी हो, आप महापंडित हो, आपको सब कुछ पता है, बट मुझे लेकर चलना है बेस से। मैंने कहा ना धीरे 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 आपके जो डाउट्स हैं ये सारे ऑटोमेटिकली आगे आने हैं। सर आप टेंशन मत लो, अगर आपने विश्वास किया है तो सिंगल सिंगल डाउट भी खत्म होगा आपका, बट टाइम आने पे खत्म होगा।
अब कई बच्चे कह रहे हैं सर वैल्यू कैसे निकालेंगे, कई बच्चे कह रहे हैं सर एससीजेड वाले एससीजेड अगर एससीजेड में सप्लाई करेगा तो क्या होगा, कई कह रहे हैं आईटीसी कैसे मिलेगा। ये आईटीसी वैल्यू की बातें कहां से आ रही हैं, अभी हमारा चैप्टर बेसिक चल रहा है सर, आज हमारी तीसरी क्लास है, मैंने 30 घंटे लगाने हैं सर, 18 घंटे की जीएसटी की रिवीजन क्लास लास्ट टाइम डाली थी, इस बार 30 घंटे की है, आप समझ सकते हो कितना और आगे होगा। ठीक है, तो आराम से पेशेंस रखो सर, अगर मैं डेली एक घंटा आ रहा हूं, आपके सारे डाउट्स खत्म होंगे, टेंशन मत लेना, बट वो तभी खत्म होंगे अगर आराम से आप पेशेंस रखोगे, टाइम आने पे सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। ये मत सोचो हमारे डाउट्स रह जाएंगे, अगर आपका सिंगल डाउट्स भी रह गया ना 30 क्लास के बाद, अगर सिंगल डाउट भी रह गया, फिर आप मुझे बोल देना कि सर इस डाउट का आपने आंसर नहीं दिया। बट सर हर चीज टाइम पे अच्छी लगती है, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत पहले जीएसटी पढ़ा था, उनको भी थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है, मुझे उनको भी लेके चलना है सर। और ये बात ध्यान देना जी, 1900 बच्चे अगर सामने बैठे हैं, मुझे 1900 में से 50 बच्चे का रिजल्ट नहीं चाहिए, मुझे 1900 में से 100 बच्चे का रिजल्ट नहीं चाहिए, मुझे 1900 में से 150 बच्चों का नहीं, मुझे 1900 के 1900 बच्चों का रिजल्ट चाहिए जो बच्चे लास्ट तक रुक रहे हैं। स्टार्टिंग में 2200 बच्चा था, अब 1900 हो गया, रिजल्ट 1900 का ही आएगा जो लास्ट तक रुकता है। जो बीच में टहल के चले गए सर, उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है, क्या 300 बच्चे जो आए और गए उनको पता क्या चल रहा है, उनको लग रहा है बच्चों वाली बातें चल रही है, उनको नहीं पता जब यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेंगे उनके तोते उड़ जाएंगे। तो सर ये सारा बच्चा 1900 का 1900 यही बच्चा रिजल्ट लेके आएगा, बस ये बात ध्यान दो। बच्चा कह रहा है, देख लो अब एक क्वेश्चन दर्शन ने क्वेश्चन पूछा है, सर वेजिटेबल पे जीएसटी लगता है, वेजिटेबल्स एग्जाम्पशन लिस्ट में कवर है, और वेजिटेबल एग्जाम्पशन लिस्ट में कवर है, बच्चा कह रहा है सब्जियों पे जीएसटी लगता है। नालायक, कैसी कैसी बेकार की बातें कर रहे हो। लो जी इधर सुना ध्यान से, अब इधर सुना ध्यान से, अब यहां पे ना एक आर्टिकल, अब 11:06 हो चुके हैं, मैं आज आपको एक होमवर्क दे रहा हूं जी, आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क सुनो ध्यान से, होमवर्क सुनो। एक तो आर्टिकल 279 कैपिटल ए, एक ये आपने घर से रीड करके आना है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आते ही समझाऊंगा जी, नेक्स्ट क्लास में आते ही समझाऊंगा। एक तो ये रीड करके आना है, और उसके बाद जो समरी बुक मैंने आपको दी है, इस समरी बुक में, इस समरी बुक में, इस समरी बुक में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है जी, एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके आंसर वैसे मैंने छुपाए हुए हैं, क्या इसके आंसर आप मुझे अभी दे दोगे? इसके आंसर, चलो ऐसा करो, इसके आंसर ना मुझे अभी दे दो, इसके आंसर भी दे दो, फिर हम क्लास ओवर कर देंगे। इसके आंसर मुझे अभी दे दो जी। लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली है जी, एक्चुअल सप्लाई दिल्ली में की है, प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली है, प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा है जी, ये सप्लाई कौन सी बनेगी, इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट? बच्चा कह रहा है सर ये तो इंट्रा स्टेट बनेगी ना, क्योंकि एक्चुअल सप्लाई दिल्ली में की है। सोच समझ के बोलना जी, एक्चुअल सप्लाई चेक करूंगा या प्लेस ऑफ सप्लाई चेक करूंगा? प्लेस ऑफ सप्लाई चेक करूंगा। आपने एक्चुअल सप्लाई कहां पे की है मैटर ही नहीं करता, तो ऐसा करता हूं, ये तो मैं क्रॉस कर रहा हूं जी, एक्चुअल सप्लाई कहां पे की है ये सारा क्रॉस कर दो, आपको देखना है लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। तो पहले वाला क्या बन जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई, उस केस में क्या लगेगा जी, आपका आईजीएसटी लगेगा। दूसरा केस दिल्ली से दिल्ली, लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, दिल्ली है, दैट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी। दिल्ली है और दिल्ली है, ये भी क्या बनेगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई, क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी। अगर चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ चंडीगढ़ क्या लगेगा जी, इंट्रा स्टेट सप्लाई, सीजीएसटी प्लस में यूटीजीएसटी। अगर चंडीगढ़ से अंडमान निकोबार है जी, चंडीगढ़ भी यूटी है, अंडमान निकोबार भी यूटी है, अगर दोनों अलग अलग यूटी हैं तो क्या बन जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई, उस पर क्या लगेगा, आईजीएसटी। अगर हरियाणा से हरियाणा में सप्लाई हो रही है बट एसईजेड में सप्लाई हो रही है, सोच समझ के बोलना, हरियाणा से हरियाणा में सप्लाई हो रही है बट सप्लाई हो रही है एसईजेड में, तो क्या बनेगा जी, एक्सपोर्ट। उस केस में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, दैट इज जीरो रेटेड सप्लाई। मैंने अभी आपको बताया था ना कि अगर एसईजेड में सप्लाई करोगे या इंडिया से बाहर सप्लाई करोगे उसको बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई, उस केस में कोई भी जीएसटी नहीं है। तो एक बच्चे का डाउट मेरे पास अभी आ रहा था कि सर जीरो रेटेड सप्लाई एक्सप्लेन कर दो, तो जीरो रेटेड सप्लाई मींस अगर आप एसईजेड को सप्लाई कर रहे हो या इंडिया से बाहर सप्लाई कर रहे हो, दैट इज जीरो रेटेड सप्लाई, उस केस में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। उसके बाद देखो जी, अगर हरियाणा से यूएसए, हाँ जी हरियाणा से यूएसए, ये भी क्या है, एक्सपोर्ट है, इस केस में भी कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर यूएसए से मुंबई, हाँ यूएसए से मुंबई, ये क्या इंपोर्ट है, इंपोर्ट वाले केस में आईजीएसटी लगेगा जी। और लास्ट केस में चाइना से गुजरात, तो अगर चाइना से गुजरात में आएगा ये भी क्या सप्लाई बनेगा, इंटर स्टेट सप्लाई, यहां पर भी क्या लगेगा, आईजीएसटी। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे जी, ठीक है। तो फाइनली अब जाके ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो आपका होमवर्क क्या है, एक तो आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए, ये आपने पढ़ के आना है, और इस समरी बुक में ना आपको चैप्टर नंबर 4 यह दिया हुआ है,
इसके स्टार्टिंग का कुछ एरिया आपने पढ़ के आना है जी, इसके स्टार्टिंग का कुछ एरिया आपने पढ़ के आना है। और कल की क्लास में, कल रिवीजन क्लास के बाद आपका 15 मिनट टेस्ट होगा जी। मैं पहले आपको अनाउंस कर दूं, जो 1800 बच्चे बैठे हैं जी, 1800 बच्चे बैठे हैं, कल रिवीजन क्लास के बाद आपका 15 मिनट टेस्ट होगा। जितने 4 चैप्टर हमने किए हैं उन सबका मैं टेस्ट बना के लाऊंगा, और जो पहले वाला टेस्ट है टेस्ट नंबर 1, उसको भी कल हम डिस्कस करेंगे। तो टेस्ट नंबर 1 भी कल डिस्कस करेंगे, टेस्ट नंबर 2 भी कल 11 बजे के बाद 15 मिनट यहां पे बैठेंगे, सारे बच्चे यहां पे टेस्ट देंगे, ताकि पता लगे कि हमें कितना जीएसटी अभी तक समझ में आया। ठीक है जी। बच्चा कह रहा है सर मजा आ गया सर, कमाल हो जाएगा, जबरदस्त। तो सर प्रैक्टिस भी करेंगे और रिवीजन भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, रिवीजन भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, रिवीजन भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, रिवीजन भी करेंगे। जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे साथ के साथ रिवाइज करके चलेंगे, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ही ना आए जी। यो 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 चलो री चले फिर। ये देखो नालायक बच्चे, ये जो डिसलाइक करने वाले बच्चे हैं, डिसलाइक से ज्यादा लाइक करने वाले बच्चे होने चाहिए जी। चलें जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे कल की क्लास में। अगर इस रिवीजन क्लास में कोई भी डाउट होगा, आपने इस वीडियो के खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में डाल देना है। और कई बच्चे पैनिक हो जाते हैं कि सर रिवीजन क्लास अभी यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुई, उसमें टाइम लगता है, 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। तो 1-1.5 घंटे के बाद वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है, तो पैनिक मत हुआ करो, ये क्लास यूट्यूब के ऊपर ही रहेगी। बट अगर बच्चे लाइव आना कम हो जाएंगे, मैं प्राइवेट करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, इतने ही बच्चे अगर डेली बेस पे आएंगे, डेली मेहनत करेंगे, मैं डेली आपके लिए आऊंगा सर, और लाइव क्लास लेने के लिए आऊंगा। ठीक है। बच्चा कह रहा है आपने फ्रेंच क्यों नहीं रखा, आप क्यूट लगते हो उसमें, वही रखा करो। ऐसा करता हूं मैं नकली, कल मैं ना स्केच, मैं यहां पे ना स्केच बना के ले आऊंगा। ठीक है, ठीक है। जिन बच्चों को फ्रेंच अच्छी लगती है, मैं कल क्या करूंगा, यहाँ पे ना ऐसे वो स्केच से ना, काले स्केच से ये सारा कर दूंगा। अगर आप बोलोगे बियर्ड भी अच्छी लगती है, ये काला स्केच मैं यहाँ पे कर दूंगा। अगर आप बोलोगे सर आप यहाँ पे भी काला कर दो, मैं यहाँ पे भी काला कर दूंगा, जैसे आप बोलोगे वैसे कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चलो जी। तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास मेरी, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, बहुत आगे बढ़ो। मेरी सारी दुआएं आपकी हैं, मेरी हर खुशी आपकी है, मेरी हर मेहनत आप पे न्यौछावर है। बट आप पास हो जाओ, बस आप पास हो जाओ सर। अगर आप पास हो जाओगे ना, मुझे बस ये लगा लो जिंदगी की सारी सफलता मिल जाएगी। मेरे फैमिली के बच्चे अगर पास हो जाएंगे, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, बस मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दे देना पास होके, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए जी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू सो मच जी, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय जी। ओके, टेक केयर, बाय बाय, लव यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।